हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। ये वाला फैन फिक्शन मैंने वंशन फैंटेसी फिश कॉम्पिटिशन में दिया है, तो प्लीज़ स्टोरी सुनने के बाद एक लाइक ज़रूर कीजिए। 300 लाइक तो आप दे ही सकते हैं, इतना भी नहीं मांग रही हूँ। आपका एक लाइक मुझे कंपटीशन का टॉपर बना सकता है। स्टोरी रानी और इजन का कॉकटेल में मिलेगा आप लोगों को। इस बार का टॉपिक है डुप्लीकेट और क्रिसमस। मैंने डुप्लीकेट चुना है, लेकिन इसमें क्रिसमस का तड़का भी है। स्टोरी में आपको मेल प्रेगनेंसी भी देखने को मिलेगी। स्टोरी के ऑथर है कृष्णा देवान मलिक और नरेटर मैं हूँ आपकी शीजे। ये स्टोरी 2 भागों में है। सीजन 1 जो आप अभी सुनने वाले हैं, सीजन 2 इसके बाद ही आ जाएगा। सीजन 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी सीजन 2 को सुनना चाहते हो या नहीं, ये मैं जान सकूंगी। वैसे भी मुझे पता चल जाएगा आपके लाइक को देखकर कि आप लोग स्टोरी पसंद कर रहे हो या नहीं। प्लीज़ स्टोरी में लाइक करके मोटिवेट करना मुझे प्लीज़। वैसे भी मैं अभी स्टोरी ला नहीं पा रही हूँ क्योंकि इस महीने बच्चों का एग्ज़ाम था और उसके ऊपर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। कोल्ड हो गया है, थोड़ा फीवर भी है। मुश्किल हो रहा था रिकॉर्डिंग करने में, पर मैंने किया मेरे प्यारे भाई के लिए। मेरे प्यारे भाई के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। सेकंड सीज़न भी मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा और विलन का लास्ट पार्ट भी इसके बाद ही ला दूँगी। तो चलिए स्टोरी में ले चलती हूँ आप सभी को। इस बीएल फैन फिक्शन का नाम है ये डुप्लीकेट मिरेकल द क्रिसमस ट्विस्ट। हर साल जब दिसंबर की ठंडक हवा में घुलती थी तो शाहजहान का दिल एक अजीब ट्रॉमा से डर जाता था। वो सिर्फ 6 साल का था जब उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, सबसे डरावना दिन बन गया था। वो क्रिसमस ईव की रात थी। सड़कों पर स्नो नहीं थी, पर ठंडी हवा तेज चल रही थी। शहर फेरी लाइट्स और डेकोरेशन से ऐसा जगमगा रहा था जैसे कोई जादू हो। छोटी सी गर्म कार के अंदर शाहजहान अपनी माँ मिसेस साव की गोदी में सर रखकर खिड़की से बाहर की दुनिया देख रहा था। माँ के स्वेटर की कंफर्टेबल खुशबू, शाहजहान के कान में आता क्रिसमस कैरोल का सॉफ्ट म्यूजिक, ये सब एक परफेक्ट मेमोरी था। जान जान जल्दी करो बेटा, अब उठ भी जाओ, अब उठ के बैठ जाओ। हमारे फेवरेट स्ट्रॉबेरी चीज केक लेने जाना है हमें। अगर देरी हुई तो वो सारी केक्स बेच देंगे, माँ ने हंसकर कहा था। उनकी हंसी घंटी की तरह बजती थी, क्लियर, म्यूजिकल और खुशी से भरी हुई। शाहजहान ने ऊपर देखा, उनकी आंखें प्यार और ममता से चमक रही थी। माँ बड़ा वाला केक लेंगे, शाहजहान ने कहा। शाहजहान को हमेशा से ही बड़ी चीजें पसंद आती है। हाँ हाँ, सबसे बड़ा, उन्होंने हंसकर उसके छोटे सर को सहलाया और कहा। और फिर वो पल आया, शाहजहान की जिंदगी का वो पल जिस पल ने शाहजहान की दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था, पहले और बाद में। जब वो एक चौराहे पर थे तो एक बेकाबू ट्रक जो तेजी से आ रहा था, उसने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया। लाउडली हॉर्न की आवाज आई और उसके ठीक बाद मेटल के टुकड़े टुकड़े होने की कंपा देने वाली आवाज आई। क्रश। शाहजहान को लगा जैसे उसके सर में हजारों छोटे छोटे शीशे के टुकड़े घुस गए हो। कार घूम गई और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो वहाँ सिर्फ ठंडी हवा और खून की महक थी। शाहजहान कार के टूटी हुई सीट्स के बीच में फंसा हुआ था। उसके सर से गर्म लिक्विड बाहर आ रहा था। उसने धीरे से अपनी माँ को पुकारा। माँ। माँ उसके बगल में ही थी। उनका चेहरा शांत था, उनकी आंखों से वो चमक अब जा चुकी थी। उनका हाथ ठंडा पड़ चुका था। वो हाथ जो कुछ देर पहले उसे प्यार से सहला रहे थे, अब एक बेजान सा पड़ा हुआ था। उस वक्त एक 6 साल के बच्चे ने मौत के असली मतलब को समझा। हफ्तों बाद जब शाहजहान हॉस्पिटल के सफेद कमरे में आंख खोला तो उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, घाव गहरा था। डॉक्टर ने उसके पापा को बताया कि फिजिकली इंजरी तो ठीक हो जाएगी, पर इमोशनल शॉक और ब्रेन इंजरी की वजह से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो अब ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, स्पीच में इश्यूज आएंगे। ये ट्रॉमा उसके दिमाग को परमानेंटली अफेक्ट कर चुका था। डॉक्टर ने जो कहा था उनकी बात सच निकली। शाहजहान सब कुछ समझता था। जब उसके पापा रोते थे तो उससे उनका दर्द दिखता था। जब उसके रिलेटिव्स उससे मिलने आते थे तो उनकी आंखों में उसके लिए तरस दिखता था। पर जब वो बोलने की कोशिश करता तो उसकी जुबान लड़खड़ा जाती थी। माँ कहा, वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता। माँ, केक, अब नहीं, वो सिर्फ की वर्ड बोल पाता। लोगों ने उसके प्यार, उसके दुख, उसका मन की गहराई को नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ जान की टूटी हुई बोली सुनी। देखो तो, माँ के मरने के बाद पागल हो गया है बेचारा बच्चा। सभी ये सारी बातें फुसफुसाकर बोलते थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने शाहजहान के पापा से कहा, बोलो तो कुछ और, ये सुनता कुछ और है। पागल, ये शब्द शाहजहान की न्यू आइडेंटिटी बन गया। जब कोई उसे इस नाम से बुलाता तो उसके दिल में दर्द होता था। वो अंदाजा लगाता कि लोग उसकी बात समझ जाएंगे, पर वो हमेशा गलत होता था। वो अंदर से चिल्लाता था, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब सुन पा रहा हूँ, मैं बस बोल नहीं पा रहा। पर बाहर सिर्फ अधूरी उलझी हुई आवाज निकलती थी।
शाहजहां के पिता मिस्टर शाह अपने पहली बीवी की मौत से पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका प्यार, उनका गम, सब कुछ उनकी आंखों में एक सूखे रेगिस्तान की तरह ठहर गया था। और जब वो शाहजहां को देखते थे तो उन्हें मिसेस शाह की हंसी याद आती थी और उस भयंकर दिन की यादें। शाहजहां उनके लिए अपनी पहली खुशियों का एक जिंदा दर्दनाक निशान बन गया था। धीरे धीरे उन्होंने इमोशनल डिस्टेंस बना लिया शाहजहां से। वो काम में डूब गए, देर से आते और चुपचाप खाना खाकर सो जाते। 2 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनका तार्किक रीजन था कि शाहजहां को माँ का प्यार और केयर मिलेगी। मिस्टर शाह ने अपने दुख से निकलने के लिए ये आसान रास्ता चुना। मैडम मोशवन घर आई। वो मिस्टर शाह के लिए सुंदर थी, मिस्टर शाह के लिए एक नई उम्मीद थी। मोशवन अपने साथ 2 बच्चे भी लाए थे क्योंकि मोशवन डिवोर्सी थी। एक 3 साल का बड़ा लड़का और एक 2 साल की बड़ी लड़की आई थी साथ में। दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे, तेज और चालाक थे। मोशवन का स्टाइल और एक्टिंग उसके असली नेचर से बिल्कुल अलग था। जब भी मिस्टर शाह आते या कोई रिश्तेदार आता तो मोशवन एकदम परफेक्ट, केयरिंग और सेटिस्फाइंग माँ बन जाती। अरे मेरा जान जान, तुमने ये पेंटिंग कितनी अच्छी बनाई है। पापा देखो तो कितना इनोसेंट है ये लड़का। वो बड़े प्यार से बोलती थी और उनकी आवाज से शहद टपकती थी। मिस्टर शाह खुश होते, उन्हें लगता मेरा डिसीजन सही था। शाहजहां अपनी टूटी हुई बोली की वजह से ये भी नहीं बोल पाता कि ये सब झूठ है। वो बस चुपचाप खड़ा रहता। लेकिन जब दरवाजा बंद होता और मोशवन को एक सेकंड के लिए भी श्योरिटी हो जाती कि मिस्टर शाह शाम तक नहीं आएंगे तो उनकी आंखों की चमक एक भयंकर ठंडी आग में बदल जाती। एक दिन की इंसिडेंट शाहजहां के माइंड में हमेशा के लिए छप गई। वो चुपचाप लिविंग रूम में अपनी ड्राइंग कर रहा था। ड्राइंग में उसने एक केक, एक माँ और एक छोटा लड़का बनाया था। तभी मोशवन का बेटा जैंग वहां आता है। उसने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर शाहजहां की ड्राइंग पर पानी गिरा दिया। शाहजहां दर्द और गुस्से से उठा। उसने गुस्से में जैंग को धक्का दे दिया और उसी धक्के से जैंग ने सामने रखे मोशवन के फेवरेट एंटीक क्रिस्टल शोपीस को गिरा दिया जानबूझकर। शीशा जमीन पर पड़ते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। जैंग ने जोर से रोना शुरू कर दिया पर उसके आंसू छूटे थे। मोशवन किचन से भागकर आई। उसने एक नजर शाहजहां पर डाली और एक नजर टूटे हुए शोपीस पर। ये क्या किया तूने मनहूस? उसने इधर उधर नहीं देखा। उसने जैंग को चुप करवाया और फिर स्टेयर करके शाहजहां को घूर रही थी। उसने शाहजहां का हाथ खींचकर उसे सीढ़ियों के नीचे ले गई जहां लाइट्स डिम थी। क्या बोला था मैंने? चीजें मत तोड़ना। तेरी माँ तो मर गई पर तू क्यों नहीं मरा? तेरी वजह से मेरे पति हमेशा दुखी रहते हैं। उसने धीरे पर जहरीली आवाज में ये सब कहा। फिर उसने अपनी ताकत से शाहजहां के गालों पर थप्पड़ मारा। 1, 2, 3, पूरे 3 थप्पड़ इतने जोर से मारा कि शाहजहां के कानों में सनसनाहट होने लगी। जब शाहजहां दर्द से चिल्लाना चाहा तो मोशवन ने शाहजहां के मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, आवाज नहीं निकलनी चाहिए वरना मैं तेरे पापा को बता दूंगी कि तूने जानबूझकर मेरे बेटे को पहले मारा और फिर ये बाज भी तोड़ डाला। तुझे पता है ना, कोई तेरे बात का विश्वास नहीं करेगा। हाँ, मोशवन सच कह रही है। शाहजहां अपनी बात ठीक से बता ही नहीं पाता। जैंग, झूठ। शाहजहां ने टूटी हुई आवाज में प्रोटेस्ट किया। शट अप। मोशवन ने शाहजहां के होठों को अपने नाखूनों से पिंच किया जिसे खून निकलने लगा। और अगर तूने किसी को भी बताया कि मैं तुझे मारती हूँ तो मैं तुझे वो दवाई दूंगी जिससे तू सच में पागल हो जाएगा। मोशवन ने शाहजहां को वही जमीन पर छोड़कर ये सब बोलकर चली गई। शाहजहां आंसू से भीगा हुआ था। उसका बदन दर्द कर रहा था और उसकी आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। हर गुजरने वाला दिन शाहजहां के लिए एक इम्तिहान था। वो ठीक से बोल नहीं पाता था। ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। उसके दिमाग में पूरे सेंटेंस चलते थे। मुझे भूख लगी है, मोशवन अच्छी नहीं है, मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ। लेकिन जब ये थॉट्स उसकी जुबान तक आते थे तो ट्रैफिक जैम लग जाते थे। आवाज नहीं आती थी पर वो आवाज एक जोड़ी टूटे हुए शब्दों की तरह बाहर आती थी। भूख अच्छी नहीं, माँ मिस। जब वो अपने पापा को ये सब बताने की कोशिश करता था तो वो 2-3 शब्द बोल पाता था फिर रुक जाता था। उसके पापा जो वैसे ही थके हुए होते थे उसकी अधूरी बात सुनकर परेशान हो जाते थे। क्या बोल रहा है जानशान? अगर कुछ जरूरी है तो ठीक से बोल। और पापा का ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन शाहजहां को और ज्यादा चुप करा देता था। उसे लगा था कि बोलने से बेहतर वो चुप ही रह जाए। उसका कमरा ही उसकी दुनिया बन गई थी। वो अकेले बैठकर तस्वीरें बनाता था, माँ की तस्वीरें, केक की तस्वीरें और आखिर में टूटे हुए दिल की तस्वीरें। उसकी एक ही सच्ची खुशी थी, क्रिसमस की यादें। हर साल जब ठंडी हवा आती तो वो उस गर्म कार राइड को याद करता जिससे उसकी आंखों में हल्का सा सुकून मिलता। लेकिन इस बार वो सुकून भी डर में बदल रहा था। मोशवन ने उसे धमकी दी थी, अगले क्रिसमस तक जिंदा नहीं रहेगा। अब क्रिसमस सिर्फ खुशी नहीं लाती थी, वो लाता था मौत की यादें और स्टेप हाउस में सौतेली माँ की बेरहमी की तेज धुंध। शाहजहां को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके अंदर का दर्द अब उसके चेहरे पर दिखने लगा था। वो कमजोर हो गया था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे पर वो किसी को नहीं बोल सकता था। उसके सारे नॉइज उसके अंदर ही डूब चुके थे।
वो एक जिंदा मूर्ति था जो अंदर से चिल्ला रहा था पर बाहर से सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई देता था। ये क्रिसमस शाहजहां की जिंदगी का सबसे आखिरी क्रिसमस हो सकता था और उसे कोई बचा नहीं सकता था क्योंकि कोई उसकी टूटी हुई बात समझ ही नहीं पाता था। बीते हुए 19 सालों में वक्त शाहजहां के लिए जैसे ठहर गया था। वो अब 25 साल का हो चुका था। उसका बदन अब भी हल्का फुल्का ही था पर उसके चेहरे पर अभी भी वही मासूमियत थी जिसके चेहरे के पीछे गहरे दुख का एक समुद्र छुपा हुआ था। वो एक लंबे चौड़े घर में रहता था पर उसके अंदर की दुनिया एक छोटे अंधेरे कमरे जितने ही थी। अब उसके इमोशनल जिंदगी में एक और सदमा आया। उनके पापा को दिल की बीमारी थी। शायद सालों का दुख उनके दिल में बोझ बन गया था। उसी सुबह उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली लेकिन मरने से पहले पापा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद शाहजहां के नाम कर दिया था। मोशवान को सिर्फ कुछ कंपनी के शेयर ही मिले थे जिससे वो गुस्से और नफरत से जल भुन गई। पापा ने अपनी वसीयत में एक जरूरी शर्त रखी थी, जो कोई भी मेरे बेटे शाहजहां से शादी करेगा उसको आधी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया जाएगा पर उसके बदले उससे ईमानदारी से शाहजहां की अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। उसका मेडिकल और इमोशनल नीड्स का ख्याल रखना होगा। ये शर्त एक प्रोटेक्शन थी शाहजहां के लिए। कुछ सालों में ही उसके पापा जान गए थे कि मोशवान सिर्फ पैसों के लिए ही उससे प्यार का नाटक कर सकती है, इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी को लव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ दिया था। शाहजहां की दिमागी हालत अभी भी वैसे ही थी। वो पूरे शब्द में कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। उसके थॉट्स उसके गले में ही फंस जाते थे, इसलिए वो 25 साल का होने के बावजूद भी अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया था और हर दिन एक हाई एंड स्कूल जाता था जहाँ 3 साल छोटे बच्चे पढ़ते थे उसके साथ। वो स्कूल की भीड़ में हमेशा अकेला होता था, एक स्ट्रेंज शैडो की तरह। लोग उसे नजरअंदाज करते थे या फिर उसे पागल कहते थे, लेकिन उस अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी थी। ई, जी हाँ, उसका नाम वांग ई। वांग ई सिर्फ 18 साल का था, एक लड़का था। वो गरीब फैमिली से आता था पर वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर स्टूडेंट था। अपने तेज दिमाग और टॉप मार्क्स के वजह से उसे बड़े अमीरों के इस एक्सपेंसिव स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी। वांग ई और शाहजहां की दोस्ती अजीब थी। जहां दूसरे बच्चे शाहजहां से दूर भागते थे वहां वांग ई उसके पास आता था। वांग ई किसी की परवाह नहीं करता था, वो बस सिर्फ शाहजहां की परवाह करता था। वांग ई ही वो अकेला इंसान था जो शाहजहां की टूटी फूटी बातों को पूरी तरह से समझता था। एक दिन लंच ब्रेक में वांग ई शाहजहां को चुपचाप स्कूल के पीछे ले गई। जान के क्या हुआ, आज फिर से चोट लगी है? वांग ई ने धीरे से शाहजहां के हाथ को छुआ। शाहजहां ने आंखों में आंसू के साथ रुक रुक के कहा, मोशवान मारती फिर जोर। मुझे पता है, मेरे दोस्त, वांगी ने सॉफ्ट आवाज में कहा। उसने शाहजहां के दुख महसूस किया। वांगी शाहजहां के घर भी गया था और उसने अपने आंखों से मोशवान और उनके बच्चों की बेरहमी देखी थी। वो जानता था कि मोशवान शाहजहां के पैसों के पीछे है। जब शाहजहां के पिता जिंदा थे, वांगी शाहजहां के घर भी गई थी और उसने अपने आंखों से मोशवान और उसके बच्चों की बेरहमी देखी थी। वो जानता था कि मोशवान शाहजहां को पसंद नहीं करते। जब शाहजहां के पिता गुजर गए, शाहजहां स्कूल नहीं आ रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था लेकिन वांगी के लिए स्कूल का हर घंटा एक सदियों को जैसा लग रहा था। वो अभी सिर्फ 18 साल का था, एक सीधा साधा हॉस्टल में रहने वाला लड़का जिसके मन में बड़े बड़े सपने थे। उसका दोस्त शाहजहां उसका छोटा सा परिवार था। पहले एक दिन, फिर 2 दिन और अब पूरा 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। वांगी ने प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि घर में कुछ मुश्किल हालात है, शाहजहां को वक्त दो। लेकिन वांगी को पता था कि ये सिर्फ हालात नहीं है, ये उसकी सौतेली माँ और बच्चे थे जो शाहजहां की जिंदगी को छंद बना चुके थे। वांगी और शाहजहां की दोस्ती खास थी। वांगी हमेशा तेज तरार, थोड़ा गुस्से वाला लेकिन अंदर से नरम था। शाहजहां उसका बिल्कुल विपरीत था, नरम, कलाकारी और फूलों से प्यार करने वाला एक बहुत ज्यादा मासूम लड़का था। वांगी हमेशा उसकी मासूमियत की हिफाजत करने की कोशिश करता था। वांगी परेशान हो रहा था, उसका खाना पेट में नहीं जा रहा था, रात की नींद छीन गई थी। उसकी आंखों के सामने हमेशा शाहजहां का वो दुखी चेहरा घूमता रहता था जिसमें उसके माँ की मौत का दर्द और घर के लोगों का डर दोनों ही साफ दिखते थे। वो जानता था कि उस बड़ी हवेली में शाहजहां अकेला, कमजोर और हिफाजत के बिना रह रहा होगा। मुझे जाना ही होगा, वांगी ने आधिकारिक फैसला लिया। हॉस्टल की दीवारें उसे अब एक कैद खाना लग रहा था। वांगी स्कूल के हॉस्टल में रहता था लेकिन उस शाम उसने सब रूल्स तोड़ने का फैसला किया। उसने चुपचाप हॉस्टल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। उसके मन में कोई डर नहीं था, केवल एक ही चिंता थी, उसका शव गगा। घर से भागकर वांगी शाहजहां के घर की तरफ तेजी से बढ़ा। सड़क पर चलते हुए उसके कदमों में वो रफ्तार थी जो किसी अपने के मन में अपने अपनों को बचाने के लिए होती है। जब वो शाहजहां के घर के पास पहुंचा तो उसे वो जगह और भी ज्यादा अजीब और खामोश लगी। बड़े बड़े दरवाजे बंद थे और ऊंची दीवारें घर के अंदर के राज को छुपा रही थी। वांग ई ने गेट पर खड़े गार्ड से शाहजहां से मिलने की इजाजत मांगी। अंदर कोई नहीं है, चले जाओ, गार्ड ने रूडली कहा। झूठ मत बोलो, वांगी ने जोर से कहा। मुझे पता है वो अंदर ही है, मैं उसका दोस्त हूँ, बस 5 मिनट की मुलाकात चाहिए मुझे। गार्ड ने वांगी की जिद देखी। शायद उसे थोड़ी दया आई या फिर वो छोटा लड़का होने के नाते
उसे हल्का समझकर उसे धीरे से साइड गेट खोल दिया। जल्दी वापस आना बोल दिया, अगर मालकिन ने देख लिया तो तेरी खैर नहीं। वांगी ने ना शुक्रिया कहा ना उसकी तरफ देखा भी, वो तेजी से अंदर घुस गया। अंदर का माहौल ठीक वैसा ही था जैसा वांगी ने सोचा था। धन दौलत की नुमाइश, लेकिन रूह की कमी। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन कहीं कोई हंसी या जिंदा दिली नहीं थी। ई सीधा उस जगह की तरफ दौड़ गया जहां जान को सबसे ज्यादा शांति मिलती थी, वो था गार्डन। और वहां ई ने देखा गार्डन के कोने में वहां गुलाबों और अनमोल फूलों का पेड़ था। वहां शाहजहान झुका हुआ था, उसके कपड़े हल्के से फटे हुए थे और उसका चेहरा बहुत ज्यादा ही थका हुआ लग रहा था। ई भाग कर गया शाहजहान के पास। ई ने धीरे से आवाज दी, जान का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम स्कूल में क्यों नहीं आए? शाहजहान ने हैरान होकर सिर उठाया। उसके हाथ मिट्टी से सने थे और वो आहिस्ते आहिस्ते फूलों के पेड़ों पर पानी दे रहा था। उसके चेहरे पर अब हैरानी, खुशी और एक गहरी दुख था। उसने ई को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी उम्मीद की किरण वापस आ गई हो। शाहजहान ई को देखकर रो पड़ा। वो तुरंत खड़ा हुआ और वांगी के गले लग गया। उसका रोना हिचकियों और सिसकियों में भरा था। ई अकेला मिस, शाहजहान बोलना चाहता था। वांगी, तुम आ गए, मैं कितना अकेला था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चुप हो जाओ जानगा, मैं आ गया हूँ। ई ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, ये क्या हाल बना रखा है और तुम्हारी आंखें इतनी क्यों सूजी हुई है? शाहजहान धीरे से वांगी से दूर हुआ। उसका चेहरा दर्द और डर से पीला पड़ चुका था। उसने अपने फटे हुए कपड़े को उठाया और वांगी के तरफ देखा। शाहजहान ने अपनी कमीज थोड़ी सी उठाया था। उसके कमर पर, उसके पीठ पर वो निशान थे जो इंसानी गुस्से और जुल्म की कहानी कह रहे थे। नीली और काली चोट के निशान जो अभी भी ताजा थे। शाहजहान दर्द में था। वांगी ने जब वो निशान देखा तो उसके मन में गुस्से का लेवल उबल पड़ा। उसका 18 साल का खून उसके नसों में जोर से दौड़ने लगा। ये किसने किया जान का? वांगी ने हल्के से लेकिन गुस्से से कांपते हुए कहा। शाहजहान फिर से रोने लगा, लेकिन इस बार उसके आंसू और भी ज्यादा दर्दनाक थे। उसने अपनी उन बुरी किस्मत की कहानी सुनाई। सभी घर काम, इसका मतलब ये सभी मुझे मारते हैं। शाहजहान ने शीशियां लेते हुए जो कहा, उसका मतलब है सौतेली माँ और उसके बेटे सभी घर का काम करवाते हैं। उसने मिट्टी से सने हाथों की तरफ इशारा किया। 5 घर साफ, पानी देर, इसका मतलब मुझे रोज सुबह 5 बजे उठकर पूरा घर साफ करना पड़ता है, इन फूलों को पानी देना पड़ता है, और अगर देर हो जाए तो मुझे मार पड़ती है। शाहजहान ने अपने सर को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, पढ़ना नहीं, बैग छीना, जलाया, मारा, इसका मतलब मुझे पढ़ने नहीं देते। इसका सबसे बड़ा दर्द यही था। मेरी किताबें छीन ली, स्कूल का बैग जला दिया और मुझे मार कर कहते हैं। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से वांगी की तरफ देखा और कहा, पागल ले गया, इसका मतलब बोलते हैं तू पागल है और कि क्या उखाड़ लेगा। ये शब्द कोई मामूली गाली नहीं थे, ये उसके रूह पर किए गए चोट थे। उसका पढ़ने का सपना, उसकी आजादी का सपना, सब कुछ उसके शातली माँ ने कुचल दिया था। वांगी को बुरा लग रहा था, शाहजहान के लिए बुरा नहीं, बल्कि उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने होठों से चीख निकलने वाली थी। उसका दिल दर्द से फट रहा था। उसका जानगा जो इतना मासूम है आज ऐसे जुल्म का शिकार है। वांगी तुरंत खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने शाहजहान को जोर से गले लगा दिया, जैसे अब वो उसे किसी भी जुल्म से बचाने के लिए तैयार था। बस जानगा, बस, अब और नहीं, वांगी ने कठोरता से कहा। मैं तुम्हें यहाँ और नहीं छोड़ सकता। ये लोग इंसान नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ई बस अभी 18 साल का ही था, लेकिन उसके फैसले में एक बड़े और जिम्मेदारी इंसान की ताकत थी। उसने अपने दोस्त, अपने जानगा का दर्द देखा था और अब उसे जानगा के लिए इंसाफ चाहिए था। ई ने शाहजहान के आंसुओं को पोंछे और उसके कंधे पकड़ लिए। तुम मेरे साथ चलो, ई ने निर्देश दिया। हम यहाँ से अभी निकलेंगे, मैं तुम्हें हॉस्टल में छुपाऊंगा और फिर हम सीधे पुलिस के पास जाएंगे। हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। ई की आवाज में वो ताकत थी जो शाहजहान को एक पल के लिए विश्वास दे गई। शाहजहान डर रहा था, लेकिन उसे ई पर पूरा विश्वास था। उसकी आंखों में चमक वापस आई। शाहजहान ने कहा, पुलिस मदद, इसका मतलब पुलिस, क्या वो लोग हमारी मदद करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो तुम्हें ऐसे चोट नहीं पहुँचा सकते, तुम्हारा हक है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है ये सब। वो लोग तुम्हें मार कर तुम्हारा सब कुछ छीन रहे हैं। ई ने शाहजहान का हाथ पकड़ा। दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे सोच लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब आजादी के सपना था। उस पल उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था, वो एक आखिरी उम्मीद के धागे से बंध चुके थे। उन दोनों की रफ्तार तेजी से थी। शाहजहान डरते डरते वांगी के पीछे पीछे चल रहा था। वो लोग चुपचाप सांस से रोके उस मेंशन के बड़े गेट की तरफ बढ़े। उनका हर कदम उस आजादी की तरफ था जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। जब वो लोग गेट के पास पहुंचे
तो उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। उन्हें लगा कि वो अभी निकल जाएंगे। पुलिस स्टेशन बस थोड़ा सा ही तो दूर था। उनकी आंखों में नया विश्वास था। और जब मेन गेट के बाहर जाने लगे तो गार्ड ने रोक लिया। वो लंबा मोटा बेरहम गार्ड तुरंत उनके सामने आ गया। उसका चेहरा सख्त था। कहाँ जा रहे हो छोटे मालिक? गार्ड ने कहा। मालकिन मालकिन ने तो तुम्हें बाहर निकलने से मना किया है ना? ई तुरंत आगे आया। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हटो रास्ते से, हम पुलिस के पास जा रहे हैं। गार्ड हंसने लगा। पुलिस? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चुपचाप निकल जाओगे? उसने जोर से शाहजहान का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो उसे, वांगी ने चीख कर कहा। उसने गार्ड को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस बड़े आदमी के आगे वो सिर्फ एक छोटा बच्चा ही तो था। उसी पर अचानक से वो आवाज आई जिसे सुनकर शाहजहान का सारा खून जम जाता था। उसकी सौतेली माँ की आवाज। शाहजहान की सौतेली माँ आई। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिख रहा था। उसने अपने बड़े और भारी हाथों से शाहजहान को गार्ड से छुड़ाया, लेकिन ये छुड़ाना सिर्फ और ज्यादा जुल्म के लिए था। उसने वांगी की तरफ देखा। तुम कैसा ढीठ लड़का हो, मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को भगाने की कोशिश कर रहे हो? उसने बिना कुछ सोचे समझे ई को धक्का दिया और ई को धक्के मार के निकाल दिया। वांगी जमीन पर गिर गया। उसके सर पर चोट आई, लेकिन उसे अभी अपना दर्द की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी शाहजहान की। जानगा, ई ने चीख कर कहा। तुम डरो मत जानका, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। लेकिन ये सारी बातें सौतेली माँ ने शाहजहान को सुनने ही नहीं दिया। उसने गेट बंद कर दिया और गार्ड को बोला कि किसी को अंदर आने नहीं दिया जाए। और फिर शाहजहान को घर में बंद करके बहुत मारा और कहा, अगर दोबारा ई से मिला या फिर वांगी का नाम भी तेरे नाम से जुड़ा तो मैं तेरे से पहले तेरे उस दोस्त को मारूंगी। शाहजहान की चीख पूरी हवेली में गूंज गई। ई ने जमीन पर गिरकर उस गेट के बाहर से अपने दोस्त की चीख सुनी। वो लाचार था। उसका डर और गुस्सा मिलकर उसकी आंखों में आंसू बन गए। ई गेट को पीटता रहा, चीखता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सौतेली माँ ने शाहजहान को उसकी मासूमियत और उसकी हिम्मत की सजा दी। उसने उसे इतना मारा कि शाहजहान हिलना भी भूल गया था। और उसकी सजा यही खत्म नहीं हुई। अगले 2 दिनों तक खाना खाने नहीं दिया गया शाहजहान को। शाहजहान एक अंधेरे कमरे में बंद था, अकेला था। उसके दिल में दर्द था, उसके जिस्म पर चोट थी, उसके पेट में भूख थी, लेकिन उसकी रूह में वांग ई की विश्वास जिंदा थी। ई उसे छोड़कर जाने से मना किया था। ई ने उसे बचाने की कोशिश किया था। इन 2 दिनों के अकेलेपन में शाहजहान ने अपने मन में एक फैसला किया। वो अब कमजोर नहीं रहेगा, उसे बाहर निकलना है। उसने इस टॉर्चर को सहा था और उसे पता था कि उसका सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है वांग ई। ई के अलावा उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। जब शाहजहान 2 दिन बाद रूम से बाहर आया तो वो चुप था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा निश्चय था। उसने अब जीना और लड़ना सीख लिया था और ये सब उसके दोस्त ई के प्यार और हिम्मत की वजह से ही हुआ था। ई को जान के लिए सिर्फ दुख नहीं होता था, उसे गुस्सा आता था और एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी होता था। वो 8 साल छोटा था, पर वो शाहजहान का सीक्रेट प्रोटेक्टर बन चुका था। वो किसी भी कीमत पर जान को मोशवंत के पंजरों से बचाना चाहता था। पर ई क्या ही कर सकता था? वो सिर्फ एक गरीब 18 साल का लड़का ही तो था। और अभी जमीन पर गिरी हुई आंखों में आंसू लिए वांगी किसी तरह हॉस्पिटल पहुंची। फिर पुलिस के पास गई। पुलिस को बताने की कोशिश किया सब कुछ, लेकिन पुलिस इन अमीरों के मामलों में पड़ना नहीं चाहते। तो ई को वहाँ के कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने भगा दिया पुलिस स्टेशन से। हॉस्टल में वापस पहुंचाई। उसका दिल अपने दोस्त शाहजहान की चीखों से भरा हुआ था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी आखिरी उम्मीद उसका बड़ा भाई था। ई का एक बड़ा भाई था, नाम था वांग इवो, जो ई से लगभग 12 साल बड़ा था। शांति और मेहनत से काम करता था। वो शहर की चमक धमक से दूर पास ही के विलेज में रहता था, जहाँ वो खेती और छोटे बिजनेस से अपनी जिंदगी चलाता था। वो मेहनत कश लोगों को बहुत प्यार करता था, लेकिन अमीर लोगों को उतनी ही नफरत। ई ने कांपते हाथों से अपने भाई को कॉल किया। बड़े भाई, ई की आवाज में दर्द था। हाँ ई, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज कांप क्यों रही है? वांग इबो की आवाज में हमेशा की तरह ठहराव था। बड़े भाई, मैं जानता हूँ आप बिजी हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वांग ई ने जल्दी जल्दी कहा। उसके पास वक्त नहीं था। बड़े भाई, मेरा एक दोस्त मुसीबत में है, क्या आप मेरे दोस्त की थोड़ी मदद कर सकते हैं? दोस्त? वांग इबो ने थोड़ा रुक कर पूछा। कैसा दोस्त? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम उन शहरी अमीरजादों के साथ मत रहो, वो तुम्हारी तरह नहीं है। वांगी ने इतना ही बताया था। वांग इबो ने पूरी बात भी नहीं सुनी ई की। देखो ई, वांग इबो ने कठोर आवाज में कहा, मैं किसी का भी मदद नहीं कर सकता। काम, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं उन बड़े घरों के मैटर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। ई और कुछ बता पाती इससे पहले ही ईवो ने साफ साफ मना कर दिया। ई ने फिर भी बताने की कोशिश की। लेकिन बड़े भाई, मानता हूँ वो अमीर है, लेकिन वो तो। ईवो का गुस्सा अमीर लोगों के लिए सालों से जमा था। ईवो ने कहा, चुप चुप हो जाओ। ईवो ने ई को रोक दिया बोलने से। उसका गुस्सा अमीर लोगों के लिए सालों से जमा था।
और ई को भी इन बड़े घर के अमीर घर के लड़कों के मामले से दूर रहने को बोला। वांग यीबो को अमीर लोगों से चिढ़ मस्ती थी। उसकी चिढ़ सिर्फ नफरत नहीं थी, ये उसका खुद का जीवन और अनुभव से आई थी। उसने देखा था कि बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक कैसे गाँव के किसानों की जमीन हड़पते थे, कैसे मजदूरों को मजबूरी में काम करने के लिए दबाते थे। अमीर लोग गरीब लोगों को पैर की जूती जैसा समझते हैं। वांग यीबो ने आज तक कोई भी अच्छा अमीर इंसान नहीं देखा था। सभी अमीर बंदे नकचरे होते हैं, घटिया होते हैं, ऐसा वांग यीबो का मानना था। ई ने फोन काट दिया। उसका दिल टूट गया था। उसका अपना भाई, जिसे वो अपना सब कुछ मानता था, आज उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसने अकेलेपन का वो गहरा एहसास किया जिसे अब तक शाहजहान हर पल झेल रहा था। इधर शाहजहान की हवेली में उसकी सौतेली माँ गुस्से से आग बबूला थी। ई का आना उसके लिए एक वार्निंग था। उसने अपने बेटे, जो कि उसकी तरह ही लालच में डूबा था, उससे बात की और एक प्लान बनाने लगी। ई के घर आ जाने के बाद शाहजहान की सौतेली माँ को लगा शाहजहान को मार डालना चाहिए। अगर वो लड़का वापस आया तो उसने गुस्से से कहा, या अगर शाहजहान ने उस लड़के से शादी कर ली तो क्या होगा? वो दोनों बस एक कागज पर सिग्नेचर करेंगे, हमारा सारा पैसा, सारी जायदाद, सब कुछ उस कमजोर पागल लड़के के नाम हो जाएगा। नहीं तो वांग ई की तरह कोई और भी हो सकता है, शाहजहान को पसंद करती हो और शाहजहान के साथ शादी करनी चाहती हो। सब खत्म हो जाएगा अगर ऐसा हो गया। सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। उसके लिए शाहजहान एक इंसान नहीं, बस एक बोझ था जो उसकी प्रॉपर्टी छीन रहा था। उसने फैसला कर लिया, अब और इंतजार नहीं। इसलिए उन्होंने एक खतरनाक किलर को हायर किया शाहजहान को मारने के लिए। उसने एक गुमनाम नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ की आवाज शांत, कठोर और बिना किसी भाव की थी। वो सिर्फ काम की बात करता था। उन्होंने फोन पर ही शाहजहान की तस्वीर और शाहजहान को कब मारना है उसका सुपारी दे दिया। ये कल रात तक हो जाना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये लड़का मासूम है, ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेगा, सौतेली माँ ने फोन पर कहा। उसने एक पुरानी फोटो भेजी जिसमें शाहजहान एक फूलों के गुलदस्ते के साथ खड़ा था। पैसा पहले ही बैंक अकाउंट में भेज दिया गया। दूसरी तरफ एक अंधेरे ठंडे कमरे में वो आदमी था जिसे अभी ये काम मिला था। ये एक किलर था और इस किलर का नाम था शिन शाओ। शिन शाओ, जो अपने बेरहमी और काम में पूरी होशियारी के लिए जाना जाता था, हमेशा अपने चेहरे पर एक दुर्भावना और नफरत रखता था। उसका दिमाग सिर्फ गलती ढूंढना और काम पूरा करना जानता था। उसने अपने फोन पर आई हुई तस्वीर खोली। शाहजहान की तस्वीर, फूलों के बीच में, निर्दोष आंखें, हल्के होठ। शिन ने जब वो तस्वीर देखी तो वो एक पल के लिए हिल गया। उसके हाथ में उसका पिस्तौल ढीला पड़ गया। उसने तस्वीर को घूरा। उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। शिन शाओ शाहजहान की तस्वीर को देखा और उसके चेहरे पर एक घिनौना सा मुस्कान आ गया। वो मुस्कान अजीब थी। उसमें हंसी नहीं बल्कि घिनौनी, खतरनाक नीयत थी। ये एक शैतानी मुस्कान थी। शाहजहान और शिनशाओ का चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम था। दोनों एक दूसरे के हमशक्ल मतलब डुप्लीकेट थे। शिन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने आईना उठाया और अपनी सूरत देखी। वो और शाहजहान बिल्कुल एक जैसे। नियति ने उसके लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। सुपारी लेना तो सिर्फ एक शुरुआत है, शिन ने धीरे से कहा। अगर मैं इसे मारकर इसकी जगह ले लूं तो? उसका मन उसके लिए प्लान बनाने लगा। शाहजहान का सब कुछ, उसकी दौलत, उसकी हवेली, उसकी जिंदगी अब उसकी होगी। वो शाहजहान को मार के उसकी जगह लेकर एक नया इंसान बन सकता था। शिन ने फोन बंद किया और चुपचाप बैठ गया। वो रात उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आई थी। इधर जब शाम को शाहजहान की सौतेली मम्मी किलर को शाहजहान को मारने के लिए सुपारी दे रही थी, शाहजहान ने सब बातें चुपके से सुन लिया था। वो पानी लेने किचन में आया था और उसने फोन पर उस अजीब खतरनाक सौदे को सुन लिया था। आंसू नहीं थे, केवल डर था उसके आंखों में। उसको लगा जैसे उसकी रूह उसके शरीर से निकल गई हो। शाहजहान बहुत डर गया। उसे पता था कि अब उसके पास वक्त नहीं है। उसके घर वाले उसे सिर्फ टॉर्चर नहीं करते थे, वो उसे जान से मार डालना चाहते थे। शाहजहान आधी रात को लिविंग रूम में आया। उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे पूरा घर उसकी धड़कन सुन रहा हो। उसने बाहर जाने का फैसला किया। जिंदा रहना है तो भागना है। उसने चुपके चुपके अंधेरे में फोन ढूंढा। उसके मन में सबसे पहला नाम सिर्फ ई का था और ई के हॉस्टल पर अपने घर के टेलीफोन से कॉल भी लगाया। रिंग टोन की आवाज आ रही थी, एक बार, दो बार, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। थक कर सो चुका था अभी अपने हॉस्टल के रूम में और वहाँ के गार्ड टल्ली होकर अपने रूम में सो चुका था। अपना काम छोड़कर दारू पीकर सो जाना ये उसका रोज का ही है। शाहजहान ने फोन रख दिया। शाहजहान को डर लग रहा था। उसे वांग ई के पास जाना था। वो अकेला कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो ई के पास जाने से भी डर रहा था। उसका डर निजी नहीं था, क्योंकि जिस दिन ई उससे मिलने आया था उसी दिन उसे मारते हुए उसके साथ सौतेली मम्मी ने उसे कहा था,
अगर दोबारा वो ई से मिला या फिर उसके बारे में बात भी किया तो वो ई को जान से मार देगी। शाहजहान अब डर से कांप रहा था, अगर वो ई के पास गया तो वो खतरनाक इंसान ई को भी मार देगा। उसे ई की हिफाजत करनी थी। उस रात शाहजहान ने एक बैग में अपने कुछ कपड़े, कुछ पैसे और अपने माँ के दिए गए कुछ खिलौने लेकर घर से भाग गया। खिलौने उसके लिए उसके बचपन की यादें थे, उसकी माँ की यादें थे। जाने से पहले उसने, ताकि उसकी सौतेली माँ उसे ढूंढना बंद कर दे, एक आखिरी उम्मीद में एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में लिखा था, आप सबके नाम में घर छोड़कर जा रहा हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे मेरे बाबा का कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सब कुछ आप लोग रखिए और इसके बदले बस मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसा सोच लीजिएगा कि मैं मर चुका हूँ पूरी दुनिया के लिए। शाहजहान। शाहजहान ने गेट खोला, अभी गार्ड सो रहा था। शाहजहान बिना पीछे देखे दौड़ता चला गया। थोड़ी देर बाद शाहजहान हाईवे पर था, वो थक चुका था। उसने जो भी बस पहले आएगी उसमें ही चढ़ जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। शाहजहान एक बस में चढ़ गया। उसे नहीं पता था ये बस कहाँ जाती है। उसने टिकट ली और पीछे की सीट पर बैठकर थक कर सो गया। लेकिन किस्मत ने शाहजहान का पीछा नहीं छोड़ा था। उसी रात वो किलर भी उस बस पर चढ़ गया, शाहजहान के पीछे पीछे। शाहजहान की सुपारी जो ली थी इसलिए आ गया था शाहजहान को मारने। शिन शाओ अपने शिकार को ढूंढते हुए उस बस में आकर खड़ा हो गया। शिन ने तुरंत शाहजहान को पहचान लिया, उसका हमशक्ल जो अब बहुत थका हुआ और डर से भरा हुआ था। उसने शाहजहान को देख लिया। शिन शाओ अपना चेहरा हमेशा एक मास्क के पीछे छुपाया रखता था, ये उसकी आदत थी आइडेंटिटी छुपाना। वो चुपचाप चलता था। किलर शिन शाओ बस के पीछे एक साइड जल्दी से जाकर शाहजहान के पास वाले सीट पर आकर बैठ गया। शिन शाओ ने एक इंजेक्शन निकाला, जिस इंजेक्शन के अंदर जहर भरा हुआ था, एक ऐसी जहर जिसका निशान भी मिलता नहीं था। शिन ने चुपचाप अपना प्लान को आगे बढ़ाया। शाहजहान काफी थका हुआ था, रात भर का डर, भूख और दौड़, उसकी सारी थकान सब कुछ एक हो चुकी थी। इसलिए बस के चलते ही ठंडी हवा आने लगी और वो सो गया। उसका सर खिड़की पर झुक गया। शिन ने मास्क के पीछे से सोते हुए शाहजहान को देखा। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, बस ठंडा निष्पक्ष निश्चय था। शिन शाओ इंजेक्शन का सुई चुभाने जा ही रहा था, शाहजहान के बॉडी में बस का एक्सीडेंट हो गया। एक जोर का झटका, काफी सारे लोगों के चीख, ब्रेक की आवाज और फिर सन्नाटा। बस हाईवे पर एक कार से टकरा गई थी। शोर और धुंध था, काफी सारे लोग घायल हो चुके थे। शाहजहान और किलर को भी थोड़ी बहुत चोट तो लगी गई थी। बस के आगे के हिस्से के पैसेंजर्स को ही ज्यादा चोट लगी थी और बस आगे से जिस कार के साथ टकराया था उस कार के अंदर जो जो लोग थे उनका वही पर स्पॉट डेट हो गया था। एम्बुलेंस और पुलिस जल्दी से वहां पहुंच गए, सभी पैसेंजर्स को हॉस्पिटल लेकर गए। शिन और शाहजहान दोनों बेहोशी की हालत में अलग अलग स्ट्रेचर पर थे। जब शाहजहान को होश आया तो वो हॉस्पिटल के एक सफेद कमरे में था। उसके सर पर पट्टी लगी थी। उसके आसपास नर्स और डॉक्टर थे। बेटे तुम ठीक हो, घबराओ मत, एक नर्स ने कहा। तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने आने वाली है। फैमिली? शाहजहान का दिमाग तेजी से चला। उसका मतलब था सौतेली माँ और उसका बेटा, वो लोग उसे मार डालेंगे। उन्होंने तो सुपारी भी दे दी है। सुनते ही फिर से भाग गया हॉस्पिटल से शाहजहान। वो दरवाजे से तेजी से निकल गया, बिना पीछे देखे। उसका डर मौत से भी बड़ा था। शाहजहान के शहर के बड़े बड़े नामचीन लोग जानते थे, क्योंकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन का बेटा था। इसलिए हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको पहचानते थे। उन्हें लगा ये बच्चा परेशान है। उन्होंने शाहजहान के घर वालों को कॉल करके बुला लिया, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इधर शाहजहान के घर वाले जब शाहजहान को लेने आए तब नर्स ने उन सभी को किलर जिस रूम में था उस रूम में भेज दिया। नर्स को लगा ये इंसान ही उनका घर का बेटा शाहजहान है। असल में तो शाहजहान का चेहरा हूबहू किलर से मिलता था। किलर शाहजहान का डुप्लीकेट जो था, और ये बात तो किलर को भी अच्छे से पता था। सौतेली माँ ने बेहोशी की हालत में शिन शाओ को देखा। उनको भी लगा ये शाहजहान ही है। उनको कोई शक नहीं हुआ। किलर को शाहजहान समझकर बेहोशी की हालत में ही शाहजहान की मम्मी ने घर लेकर आई। शिन शाओ का प्लान जो उसने जहर से शुरू करना चाहा था अब अपने आप ही पूरा हो रहा था। वो उनकी गलती का शिकार हो गया। जब वो लोग शिन शाओ को लेकर हवेली पहुंचे तो उन्होंने उसे शाहजहान के ही रूम में लिटा दिया। जब किलर को होश आया तब वो खुद को एक रूम के अंदर पाया। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। उसने आंखें खोली। कमरा बड़ा था, खूबसूरत था। उस रूम के दीवारों पर शाहजहान की तस्वीरें लगी हुई थी, फूले के साथ, हंसमुख चेहरे के साथ। शिन ने उस तस्वीरें को घूरा। इसका चेहरा अब उसका था। शिन का नाम अब शाहजहान था। शिन को शाहजहान के पढ़ाई के टेबल पर एक कागज का टुकड़ा मिला, जो था शाहजहान का लिखा हुआ खत। शिन ने उस कागज को पढ़ा। शाहजहान का आखिरी खत। उसमें उसकी दुर्भावनाएं और मौत की इच्छा थी। शिन ने उस खत को मुस्कुराते हुए अपने पैंट की पॉकेट में छुपा लिया। तुमने मेरे लिए आसान कर दिया मेरे सारे काम, मेरे हमशक्ल, शिन ने आहिस्ता से कहा। शिन शाओ का प्लान खुद ब खुद आगे बढ़ रहा था। शिन शाओ का तो प्लान ही ये था शाहजहान को मार के शाहजहान का सब कुछ हथिया लेना। और तभी शाहजहान की सौतेली माँ रूम के अंदर आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मो शुआन ने दरवाजा को जोर से बंद किया, जिसकी इम्पैक्ट से पूरा कमरा गूंज उठी। मो शुआन किलर शिन शाओ को शाहजहान समझकर बहुत गाली देने लगी।
उसकी आवाज में नफरत और शिकायत भरा हुआ था। उसने गालियों के साथ साथ एक ही सवाल बार बार करने लगी, वो घर छोड़कर क्यों भागा, किसके पास जा रहा था। उसने शाहजहान को लालची, खलनायक और अपने बाप की प्रॉपर्टी को बर्बाद करने वाला बोला। वो नहीं जानती थी कि जिसे वो गालियां दे रही है वो असली शाहजहान नहीं बल्कि एक बेरहम हत्यारा है। सामने से कोई जवाब नहीं आया। शिन शाओ चुप करके बेड पर ही बैठा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जो मोशुआ ने ध्यान नहीं दिया था। शिन शाओ का खून अंदर ही अंदर खोल रहा था। उसे गुस्सा बहुत आता था और अभी वो गुस्से में आ रहा था। गुस्सा उसके चेहरे पर नहीं था लेकिन उसके हाथों की मुट्ठियों में था जो बेडशीट को जोर से पकड़ रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे इतना भला बुरा बोले, लेकिन ये औरत कुछ ज्यादा ही बोल रही है। शिन शाओ के लिए ये सिर्फ इंसल्ट नहीं था बल्कि उसका पहला रास्ता साफ करने का मौका था। शाहजहान की सौतेली मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब मोशुआ ने कमरे के एक कोने से अपनी पसंदीदा चीज उठाई जो अक्सर वो असली शाहजहान को मारने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसलिए हर बार की तरह जैसे शाहजहान को बेल्ट से मारती थी वैसे ही बेल्ट ले आई और शिन शाओ को शाहजहान समझकर मारने गई। बेल्ट हवा में लहरा रही थी और मोशुआ की आंखों में शैतानी खुशी थी। लेकिन शिन शाओ एक सिंपल बेटा नहीं था। जैसे ही बेल्ट उसकी तरफ आई एक पल में ही उसकी किलर की इंस्टिंक्ट जाग गई और शिन शाओ ने बेल्ट को हाथ से पकड़ लिया। शिन शाओ ने दूसरे हाथ से मोशुआन के हाथ को जोर से पकड़ा और मोशुआन दर्द से चिल्ला उठी। शिन शाओ ने मोशुआन को जोर से एक झटका दिया और खींचा। शाहजहान की सौतेली मम्मी बेड पर गिर गई। इसके पहले ही मोशुआन कुछ समझ पाती शिन शाओ उसके ऊपर चढ़ गया और शिन शाओ उसी बेड से शाहजहान की सौतेली मम्मी का गले में फांस लगाकर गला घोट के उनको वहीं पर मार दिया। ये मर्डर इतनी तेज थी कि वो खुद को बचाने के लिए कोशिश भी नहीं कर पाई और वो वहीं पर मर गई। शिन शाओ एक किलर था इसलिए उसको अच्छे से पता था कि डेड बॉडी को कैसे गायब किया जाता है। वो हमेशा ही अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता था। उसने वही किया। उसने जल्दी से एक बड़ा काला प्लास्टिक बैग निकाला और शाहजहान की सौतेली मम्मी की डेड बॉडी को गायब कर दिया। फिर एक बैग में भरकर बेड के नीचे छुपा दिया। उसने अपने हाथ और कपड़े साफ किए ताकि कोई निशान ना रहे और फिर से शाहजहान के कमरे में आकर चुपचाप आराम से सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ अपना पहला रास्ता साफ करना था। अब दोपहर हो चुकी थी लेकिन उस घर में सूरज की तेज रोशनी भी कम पड़ रहा था। उस मिशन में एक बड़ा राज का अंधेरा छा गया था। अब दोपहर को शाहजहान के सौतेले भाई और बहन अपने मम्मी को ढूंढने लगे लेकिन वो नहीं मिल रहे थे उनको। उन्हें नहीं पता था कि उनके रूम में ही उनका नकली भाई उसकी माँ की डेड बॉडी को अपने ही बेड के नीचे छुपाकर उसी बेड के ऊपर आराम से सो रहा है। वो दोनों काफी परेशान थे लेकिन उनका परेशानी माँ के लिए कम और अपने कामों के लिए ज्यादा था। इसलिए दोपहर को जब शिन शाओ उनके सामने आया तो वो लोग भी शिन शाओ को शाहजहान समझ बैठे। उन्हें लगा कि वो अब अपना गुस्सा शाहजहान पर निकाल सकते हैं और शिन शाओ को अपना काम करने के लिए बोल सकते हैं जैसे कि उनके कपड़ों को इस्त्री कर देना, खाना लगाना। लेकिन शिन शाओ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सीधा डिनर टेबल पर जाकर बैठा खाना खाने। उसका ये बदला हुआ रवैया उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन दोनों को बड़ा गुस्सा आया शिन शाओ पर। उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया। वो दोनों शिन शाओ पर हाथ उठाने जा ही रहे थे। शिन शाओ ने पलटकर अपने किलर स्किल का इस्तेमाल किया। उसने तेज रफ्तार से उन दोनों के गले के नसे को काट दिया और मार दिया। ये एक किलर का तेज और सफाई से किया गया अटैक था। ये सब होते हुए वहाँ दो मेट्स ने देख लिया जो खाना सर्व करने आए थे। उनकी आंखों में डर और दहशत थी। शिन शाओ ने उनको भी मार दिया ताकि कोई आई विटनेस नहीं बचे। अब उस बड़े बंगलों में 5 लाशें थी जो लोग शिन शाओ के रास्ते का काटा थे। रात का अंधेरा छा चुका था। शिन शाओ ने अब अपने असली काम शुरू किया और सभी को एक एक करके बैग्स में भरे। उसने ये काम तेज रफ्तार से पूरी सफाई के साथ किया क्योंकि वो इस काम में उस्ताद था। आधी रात को उसने सभी बैग को मिशन के पीछे से गार्डन में ले जाकर सारे लोगों को एक एक करके गाड़ दिया मिट्टी में। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और 5 लाशों को उसी में दफना दिया और कब्र के ऊपर पौधे लगा दिया ताकि किसी को कभी शक न हो कि यहाँ कुछ भी है। ये उसके किलर लेगेसी का सबूत था। सुबह हुई। शिन शाओ एक नई सुबह और एक नया जीवन के साथ वापस आया। मेंशन के मेन गेट पर जो गार्ड था उसने जब देखा शिन शाओ को उसे लगा कि यह उसका छोटा मास्टर शाहजहान ही है। गार्ड को माहौल थोड़ा शांत लगा और वो शिन शाओ के पास आया। जब वो गार्ड शिन शाओ को शाहजहान समझकर बात किया और पूछा आज मालकिन बाहर नहीं आई तो शिन शाओ ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आराम से बताया, कल रात को जब तुम दारू पीकर सो रहे थे तो तुम्हारे मालकिन ने नौकरों को छुट्टी दे दी और कुछ दिन के लिए अपने बच्चों को लेकर वेकेशन पर चली गई है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना तो मैं अभी ठीक हूँ और पहले की तरह बन गया हूँ। अब मैं खुद का ख्याल खुद ही रख सकता हूँ। मुझे भी लगा उनको जाने देना चाहिए। वो सभी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इतने दिनों से उनको छुट्टी भी तो मिलना चाहिए। गार्ड को कुछ अजीब लगा क्योंकि शाहजहान कभी भी अपने सौतेली मम्मी के बारे में इतनी अच्छी बात तो नहीं करता था क्योंकि उनको भी अच्छे से पता था मालकिन कितनी बड़ी खतरनाक औरत थी। उसे भी मालकिन पसंद नहीं थी। अब घर में नहीं है ये तो और भी अच्छी बात है। वो शांति से अपना काम कर पाएगा, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें सुनाती ही रह जाती थी इसकी मालकिन। अच्छा ही हुआ कुछ दिन नहीं रहेगी, ये सोचकर वो खुश हो गया और अपना काम करने लगा। शिन शाओ के रास्ते के सारे कटे हट गए थे। उसने घर में सारे दुश्मनों को मारते हुए अपनी पहचान मजबूत कर ली थी। शिन शाओ को लग रहा था बस एक्सीडेंट में शायद शाहजहान मर चुका हो, नहीं तो उसे फिर शाहजहान को मारना पड़ेगा।
शीन शाओ ने जब शाओजन की तस्वीर देखा था अपने फोन में, तभी प्लान बना लिया था शीन शाओ ने शाओजन की जगह लेने का, वो भी शाओजन को मारकर। इसका ये प्लान अब पूरा हो चुका था। शीन शाओ मार तो नहीं पाया शाओजन को अपने हाथों से, लेकिन किसी तरह जो उसने सोचा था वही हो गया। शीन शाओ ने शाओजन की जगह ले ली। डुप्लीकेट होने का फायदा उसने उठा लिया और शाओजन की कंपनी का बॉस बन गया। उसने ऑफिस जाकर सबको बता दिया कि वो अब कंपनी संभालेगा और अच्छे से कंपनी चलाएगा भी। और वो बहुत अच्छे से कंपनी चला भी रहा था, क्योंकि वो एक तेज दिमाग वाला था, इसलिए सबने उसे जल्दी ही अपना बॉस मान लिया। शीन शाओ ने अपना रास्ता साफ कर लिया था और वो बड़े आराम से शाओजन की जिंदगी जी रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया में शाओजन का बेस्ट फ्रेंड वांग ई शाओजन की बहुत फिक्र कर रही थी। कुछ दिन बीत गए थे और ई बहुत परेशान हो रहा था शाओजन को लेकर। उसे हर पल यही फिक्र रहता था कि कहीं उसके बेस्ट फ्रेंड को किसी ने हर्ट न कर दिया हो। ई एक दिन हिम्मत करके शाओजन के मेंशन के बाहर पहुंचा। उसके मन में डर था, लेकिन दोस्ती का प्यार उस डर से ज्यादा था। गेट पर मौजूद गार्ड वांग ई को देखते ही पहचान गया। वांग यी को देखते ही गार्ड ने सर झुकाया और पूछा, क्या आपको मालिक से मिलना है? गार्ड के लिए तो अब शाओजन की डुप्लीकेट शीन शाओ ही उसका छोटा मालिक था और अभी वो बॉस था, तो उसको पता था ये लड़का उनके बॉस का बेस्ट फ्रेंड है। अभी इसीलिए वो ई से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वांग यी ने कहा, मुझे शाओजन से मिलना है, क्या मिल सकता हूँ? ई को गार्ड का इतना शांत रवैया थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहले यहाँ का माहौल बहुत तनाव भरा रहता था। गार्ड ने कहा, रुकिए मैं पूछ के आता हूँ, बोलकर गार्ड ने मेंशन के अंदर कॉल लगाया। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि अंदर कौन है और क्या हो चुका है। मेंशन के अंदर का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका था। शाओजन के डैड के मरने के बाद शाओजन के सौतेली माँ ने बस 2 नौकरों को ही रखा था, बाकी लोगों को काम से निकाल दिया था और शाओजन से काम करवाती थी। लेकिन अभी शीन शाओ ने उन 2 नौकरों को भी मार दिया था, तो इसीलिए शीन शाओ ने अपने कुछ लोगों को सर्वेंट के रूप में रख दिया था मेंशन में काम पर। ये नए नौकर सिर्फ शाओजन के ही ऑर्डर फॉलो करते थे। उनमें से एक सर्वेंट ने कॉल उठाया और शीन शाओ को जाकर बताया, आपकी बेस्ट फ्रेंड आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। शीन शाओ अपने किरदार को पूरी तरह से निभा रहा था। उसे हर छोटी बात पर ध्यान देना था ताकि कोई शक न हो। शीन शाओ ने सोचा, अगर मिलने से मना कर दिया तो इस लड़के को शक हो जाएगा, उससे अच्छा तो मिल लेता हूँ और शाओजन के बारे में और भी जान लेता हूँ। उसके लिए वांग यी सिर्फ एक किताब था जिससे वो असली शाओजन की जिंदगी का राज पढ़ सकता था। शीन शाओ ने कहा, उस लड़के को अंदर भेज दो और तुम लोग यहाँ से जाओ। उसने इस बात का ख्याल रखा कि वांग यीबो को देखते ही उसके चेहरे पर एक सच्ची दोस्ती की मुस्कान आना चाहिए। उधर बाहर ई को अभी गार्ड बता रहा था, मालिक शाओजन अभी पूरी तरीके से ठीक है। गार्ड ने आगे बताया, हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ उनका, उसके बाद उनको कुछ बातें याद नहीं है, वो भूल गए हैं, लेकिन अभी फिजिकली बिल्कुल ठीक है। और एक हैरान करने वाली खबर तो ये है कि अभी यहाँ मालकिन और उनके बच्चे भी नहीं रहते हैं, वो देश से बाहर चले गए हैं, वो ही रह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ही खुश हो गया इतनी सारी अच्छी खबर सुनकर शाओजन के बारे में। उसे लगा कि शाओजन की सारी परेशानियां आखिर में खत्म हो गई है। ये उसके लिए सपना सच होने जैसा था। एक नौकर ने गार्ड को कॉल करके बोल दिया, लड़के को अंदर भेज दो। गार्ड ने तुरंत गेट खोला। ई को अंदर आने दिया गया। ई तो कूदते फाते मेंशन के अंदर आया। उसकी आंखों में दोस्त से मिलने की खुशी थी। शीन शाओ अपने बड़े से दरवाजे पर खड़ा होकर ई का ही इंतजार कर रहा था। शीन शाओ ने उसे पहली बार देखा था और उसके हाव भाव को ध्यान से पढ़ रहा था ताकि उसके सामने वैसे ही रिएक्ट कर सके। एक 18 साल का लड़का शॉर्ट पैंट और जैकेट पहने, जिसके कंधे तक आते हुए लंबे ब्लॉन्ड हेयर, बिल्कुल चाइनीज बेबी डॉल की तरह दिखने वाला एक क्यूट लड़का भागे आ रहा था उसके पास। शीन शाओ ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाया और तैयार हो गया अपने अगले खेल खेलने के लिए। ई तो कूदते फादते घर के अंदर आया और अपने दोस्त को देखते ही अपनी सारी परेशानियों को भूल गया था। ई आकर शीन शाओ को शाओजन समझकर हक कर लिया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे दोस्त। इसका गला मिलना बहुत जोर से था, दोस्ती और प्यार से भरा हुआ। ई ने अपने दोस्त के चेहरे को पकड़ा और अपने अंदर की सारी बात कही। तुमने मुझे मिस किया? मैंने सुना तुम बहुत कुछ भूल गए हो, मुझे तो भूले नहीं ना? ई के आंखों में चिंता और अपने दोस्त के लिए खुशी दोनों थी। शीन शाओ और शाओजन एक ही उम्र के थे, दोनों 25 साल के हैं। शीन शाओ तो वांग यी के इतने प्यारी स्माइल और टाइट हक को पकड़ एक पल के लिए अपना प्लान और अपनी आइडेंटिटी सब भूल गया था। उसके लिए ये एहसास नया था जब उसने किसी को इतने प्यार से अपने पास आते हुए देखा। ई ने जब शीन शाओ को गाल खींचा और कहा, क्या हुआ बताओ? मुझे देखते ही तुम क्या सोचने बैठ गए? वांग यी के इस इनोसेंट और इंसिडेंस शीन शाओ को तुरंत होश में लाया। फिर वो अपने किरदार पर आ गया। तब जाकर शीन शाओ को होश आया और अपने किलर चेहरे पर एक दोस्त की मुस्कान लाई और शीन शाओ ने कहा, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तुम बताओ कुछ खाओगे? ई मस्ती करते हुए कहा, खाऊंगा ना, तुम्हारा दिमाग। वांग यी की हंसी की आवाज कमरे में गूंज गई। इसका मतलब तुम मुझे नहीं भूले? मुझे पता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी मुझे भूल ही नहीं सकता। ई ने गले लगाकर फिर से अपनी खुशी जाहिर किया। ई अभी इतना खुश हो गई थी कि ई को ये समझ ही नहीं आया, अगर शाओजन ठीक हो गया हो तो शाओजन ने एक बार कॉल करके क्यों नहीं बताया? दोनों बेस्ट फ्रेंड भी तो थे, फिर ई को क्यों इग्नोर किया इतने दिनों तक शाओजन ने? ये बात ई के दिमाग से तब निकल ही गई थी खुशी के मारे।
शिनशाओ को अब अपना प्लान आगे बढ़ाना था और ई से सारी जानकारी लेनी थी। शिनशाओ ने नाटक करते हुए कहा, याद हो तुम मुझे, लेकिन मैं बहुत सारी बातों को भूल गया हूँ। याद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन सर में दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा कि समय के साथ साथ मुझे सब याद आ जाएगा और फिर तुम हो ना, बाकी बातें तुम मुझे याद दिला देना। शिनशाओ की ये कहानी बिल्कुल परफेक्ट थी और ई तुरंत उसकी बात को मान भी गया। ई ने कहा, ऑफ कोर्स मैं सब बता दूंगा। उसने सोचा कि वो अपने दोस्त की मदद कर पाएगा। ई और शिनशाओ दोनों कमरे में बैठे थे और स्नैक्स खा रहे थे। ई ने अपने दोस्त की मदद करने की इरादे से सब कुछ बताना शुरू कर दिया। फिर ई ने शिनशाओ को शाओजन के आदतों के बारे में बताया, जैसे कि उसके छोटे छोटे बातों पर भी भावुक हो जाना, क्या खाना पसंद है क्या नहीं खाना पसंद है, उसके बचपन के सारे राज। उसने बताया कि शाओजन को कुत्ते से भी डर लगता है। वांग ई ने ये भी बताया कि कैसे दोनों की दोस्ती हुई और शाओजन के घर वाले शाओजन को कितना परेशान करते थे। सब कुछ बता दिया स्नैक्स खाते खाते वांग ई ने। शिनशाओ को शाओजन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसके लिए ये इंफॉर्मेशन एक खजाने की तरह था। वो अपने किरदार को पूरी तरह से अब जीवित कर सकता था। ई ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें एकदम ठीक देखकर। मुझे अब तुम्हें लेकर कोई टेंशन नहीं होगा। ई उठ गया और शिनशाओ के सर पर प्यार से हाथ फेरा। ई की ये हरकत शिनशाओ को हक्का बक्का कर दिया। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हुई। शिनशाओ तो अब ई में खो चुका था। चुप करके बस ई के व्हाइट लेग्स और पिंक होठों को ही देखे जा रहा था। शिनशाओ की किलर इंस्टिंक्ट्स और उसकी छुपी हुई हवस जाग चुकी थी। शिनशाओ का मन हो रहा था अभी ई को खा जाए, लेकिन अभी बेस्ट फ्रेंड का नाटक जो करना था तो वो तो ये सब नहीं कर सकता था। इसलिए खुद के बिग बनी को शांत करके चुपचाप बैठा हुआ था। उसने अपने डुप्लीकेट के दोस्त को अपने जाल में फंसाना चाहा। कुछ टाइम बाद ई जाने लगा। उसे अपने दोस्त को ठीक देखकर सच में बहुत खुशी हो रहा था, लेकिन शिनशाओ ने रोक लिया और कहा, कल यहाँ एक बिजनेस पार्टी है, क्या तुम आओगे? वांग ई ने हैरान होते हुए कहा, मैं आकर क्या करूंगा बिजनेस पार्टी में? शिनशाओ ने नाटक करते हुए कहा, क्यों अपने बेस्ट फ्रेंड को कंपनी देने नहीं आओगी? उसने दोस्ती का बहाना दिया और थोड़ा भावुक होने का नाटक किया। ई अपने दोस्त को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए तुरंत मान गया और फिर वहां से चला गया अपने हॉस्टल। शिनशाओ ने दरवाजे पर खड़े होकर ई को जाते हुए देखा और अपने मन में मुस्कुराया कि ये उसका जाल बिल्कुल सही तरह से बिछ चुका है। अगले दिन का इंतजार शिनशाओ और ई दोनों को ही था, लेकिन दोनों के इरादे अलग थे। शिनशाओ अपने शिकार करने के लिए तैयार था और ई सिर्फ अपने दोस्त से फिर से मिलने के लिए खुश था। अब नेक्स्ट डे शाम को ई आई पार्टी में। ई अपने दोस्त के लिए सज धज कर आया था और वो वहां आते ही सबकी नजर में छा गया था। ई बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। उसने रेड और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जो उसके गॉर्जियस लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्शन दे रहा था। शिनशाओ की तो नजर ही नहीं हट रही थी ई से। उसके लिए वांग ई सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत चीज था जिस पर वो अभी कब्जा करना चाहता था। उसके किलर दिमाग में तुरंत ही एक खेल चल रहा था। उसने चुपके से अपना प्लान शुरू कर दिया। शिनशाओ ने ई के जूस में ड्रग्स मिला दिया। ये एक तेज और डेंजरस ड्रग था। फिर उसने ई को वो पिला भी दिया। ई ने अपने दोस्त के हाथ से बिना किसी शक के वो ड्रिंक पी लिया। ई जल्दी से बेहोश भी हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर सोफे पर गिर गया। शिनशाओ ने तुरंत अपनी किलर नेचर दिखाई और सबसे छुपाकर ई को अपने बेडरूम में ले आया। शिनशाओ पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा था। आज तक उसने बस मर्डर ही किया था, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आज तक किसी में शिनशाओ को इतना रुचि ही नहीं आया था जो ई को पहली बार देखकर ही आ गया था। शिनशाओ ने जल्दी जल्दी में अपने कपड़े उतारे और बहुत सावधानी से ई के कपड़े उतारे। ई के कपड़े फाड़ के ई के जिस्म से अलग करने का मन तो बहुत हो रहा था, लेकिन बिल्कुल नहीं फाड़े, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन के बारे में पहले से ही सोच कर जो रखा था शिनशाओ ने। सुबह उसको दिखाना जो था कि उसने उसके साथ फोर्स नहीं किया, जो भी किया उसकी सहमति से किया। शिनशाओ ने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया और अपने काम बहुत प्यार से शुरू किया। ई को भी ड्रग्स की वजह से शिनशाओ का टच बहुत अच्छा फील करवा रहा था। शिनशाओ को पता चल गया था ई का पहली बार है, शिनशाओ ही उसका पहला है, और ये बात शिनशाओ को अंदर से एक अलग सी खुशी दे रही थी। शिन पूरी रात ई के साथ इंटीमेट हुआ। ई पूरी तरह से बेहोश था और शिन ने अपने गंदे इरादे को पूरी कर लिया था। सुबह ई की जब आंखें खुली तब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द था। उसे दोस्त से ऐसे धोखा मिलने पर बहुत बड़ा सदमा लगा था। शिनशाओ अपने चेहरे पर एक झूठा और ठंडा भाव लाया। उसने झूठ कहा था कि दोनों नशे के हाल में थे, इसलिए गलती से हो गया है ये सब। शिनशाओ ने इसे गलती का नाम दिया और अपनी हैवानियत छुपाने की कोशिश की। उसने आगे कहा, हम दोनों लड़के हैं, वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाओ, वैसे भी मुझे लड़कियां पसंद है, लड़के नहीं। ई काफी हैरान था। उसकी जिंदगी खराब करके कितनी आसानी से कह दिया कि भूल जाओ, गलती है। उस दिन रोते रोते ये वहां से अपने हॉस्टल में वापस आया। उसका दिल और दोस्ती पूरी तरह से टूट चुका था। हॉस्टल में आकर ई ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। उसका दोस्त जिसे वो मासूम समझता था वो शैतान निकला। ई ने सोच लिया था आज के बाद कभी शाहजहां का शक्ल भी नहीं देखेगा। ई को इतना तो याद था, उसने बस जूस पिया था, और जूस पीने से किसी को नशा कैसे हो सकता है। उसने रोते रोते अपने आप से कहा, कितने बुरे हो शाहजहां, पागल शाहजहां ही ठीक था, ठीक होने के बाद शैतान बन गया है।
पहले कितना मासूम था, लेकिन ई ने जो सोचा था हुआ कुछ उल्टा ही। अगले कुछ हफ्तों में ई की तबीयत खराब होने लगी। इसी वजह से परेशान होकर ई डॉक्टर के पास गया चेकअप करवाने के लिए। पता चला ई तो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर तो ई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, इस दुनिया में लाखों में से एक लड़का प्रेग्नेंट तो हो ही सकता है। ये एक मेडिकल मेडिकल है। डॉक्टर ने बताया, ई उसमें से ही एक है। ई की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ई का मन अभी सुसाइड करने का हो रहा था, लेकिन अपने होने वाले बेबी और अपने बड़े भाई ओंग इबो के बारे में सोचकर ई ने हिम्मत बांधी। ई ने सोचा एक बार शाहजहां से बात करना होगा, क्योंकि इस बेबी का बाबा तो वही है। उसे इस बारे में पता होना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर ई ने काफी बार कोशिश किया शाहजहां से मिलने की, लेकिन हर बार शिन शाओ कोई बहाना बना देता और इसे नहीं मिलता था। शिन अपने प्लान में सफल हो चुका था और अभी उसको ई की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो ई से अभी दूर ही रहना चाहता था। जल्दी से ई को समझ आ गया कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। अब उसका बेस्ट फ्रेंड पहले की तरह मासूम नहीं था। उसका बड़ा भाई ठीक ही कहता है, अब में लोग बहुत बुरे होते हैं। ई ने अपने दर्द और अपने राज को छुपाने का फैसला कर लिया। हम फिर से उस दिन में वापस जाएंगे जब शिन शाओ ने शाहजहां की जिंदगी चुरा ली थी और असली शाहजहां हॉस्पिटल से भाग गया था। उस दिन शाहजहां अपने जान को हथेली में लेकर भागा था। उसे अपने घर वालों से बहुत डर लग रहा था, खासकर अपनी सौतेली माँ से। उसे जब सुना था उसके घर वालों को बुलाया गया है और वो आकर घर ले जाएंगे, तो उसके लिए वो खबर मौत के फरमान जैसी लग रही थी। कुछ देर बाद ही सभी आ जाएंगे उसको लेने, ये सोचकर ही उसने वहां से भागने की फैसला किया। तब अपने जान जाने के डर से शाहजहां भाग गया था उस हॉस्पिटल से। शाहजहां पागल नहीं था, वो सिर्फ एबनॉर्मल था। थोड़ा बच्चों की तरह बातें करता था, लेकिन सब समझता था। उसके दिमाग में दुनिया सीधी और सच्ची थी, इसलिए वो बाकी लोगों की तरह चालाकी से बात नहीं कर पाता था। भागने की बात, शाहजहां हॉस्पिटल से दूर जाना चाहता था। शाहजहां को अभी बस में बैठने से डर लग रहा था, क्योंकि अभी अभी बस में ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो हिम्मत करके बस में चढ़ गया और बस जब लास्ट स्टॉपेज पर रुका तब वो उतर गया। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है, पर सिर्फ ये बात अच्छी थी कि वो अपने घर वालों से बहुत दूर आ गया था। शाहजहां अभी एक दूसरे सिटी में था, यहाँ किसी को नहीं जानता था वो। शाहजहां के पास कुछ पैसे तो थे जो वो अपने घर से छुपा के लाया था, लेकिन जब वो खाना खरीदने की कोशिश कर रहा था तब उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा। शाहजहां की एक भी बात कोई समझ नहीं पा रहा था। शाहजहां की बात करने की तरीका देखकर सभी शाहजहां को पागल समझ रहे थे। उसकी टूटी फूटी आवाज और बच्चों जैसी बातों को सुनकर लोग उसे पागल समझ रहे थे। लोग उससे दूर जा रहे थे और शॉप वाले तो शॉप से भगा रहे थे। कोई नहीं चाहता था कि कोई पागल उनकी दुकान में आए। शाहजहां को खाना कोई नहीं दे रहा था, सब शाहजहां को पागल समझ रहे थे। शाहजहां की भूख बढ़ रही थी। शाहजहां भूखे पेट एक पार्क में सो गया। सर्दी थी और उसे ठंडी हवा लग रही थी, पर वो मजबूर था। रात को जब उसे तेज भूख लगी तो उसकी नींद टूट गई। शाहजहां ने देखा रास्ते के साइड में बैठ के कुछ भिखारी बच्चे खाना खा रहे हैं। उनकी हंसी और खाने की खुशबू शाहजहां तक आ रही थी। शाहजहां रोते रोते उन बच्चों के पास गया और उसने अपनी टूटी फूटी बातें बोलकर खाना मांगा। उसके छोटे छोटे आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उन बच्चों को लगा ये लड़का भी उनके तरह ही भिखारी होगा या अपने घर से भागा हुआ कोई पागल लड़का होगा, इसलिए उन्होंने उसे भगाया नहीं, बस पूछा, तुम यहाँ नए हो, पहले कहाँ रहते थे? शाहजहां किसी को नहीं बताना चाहता था शाहजहां कौन है और कहाँ से आया है। उसे डर लग रहा था, अगर उसने बताया और वो फिर से अपनी परेशानियों में फंस गया तो। शाहजहां उनके हाथों के खाने की तरफ इशारा करने लगा और आंसू भरे आंखों से उन लोगों को देखने लगा। उन बच्चों को तुरंत समझ आ गया पागल लड़का भूखा है। एक लड़के ने अपने हिस्से का चिंता न करते हुए खुद के खाने से शाहजहां के हाथों में खाना दिया। खाना पाकर शाहजहां के चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ गया। उसकी आंखों में पहली बार खुशी दिखाई दी। शाहजहां ने अपनी टूटी फूटी जुबान में थैंक यू बोलकर वो खाना लेकर भाग गया पार्क के अंदर। वो आराम से बैठकर खाना खाना चाहता था। फिर शाहजहां उस खाने को खाकर उसी बेंच पर सो गया। अब से शाहजहां को जब भी भूख लगता था शाहजहां उन बच्चों से खाना मांगता था और वो बच्चे भी शाहजहां को अपने खाने से खाना खिला देते थे। उनको पता था कि भूखे पेट सोना कितना मुश्किल होता है, इसलिए इस पागल लड़के पर उनको तरस आता था। शाहजहां से वो सभी बात तो नहीं करते थे, क्योंकि शाहजहां से बात करना मुश्किल था, पर वो उससे प्यार देते थे। रात को उन्होंने खुद के कंबल भी दिया था शाहजहां को सर्दी से बचाने के लिए। अब शाहजहां की नई दुनिया शुरू हो चुकी थी उन भिखारी बच्चों के साथ। 15 दिन बीत गए थे। शाहजहां उन भिखारी बच्चों के साथ घुल मिल गया था, जो उसे अपने खाने से हिस्सा देते थे और सर्दी से बचाने के लिए कंबल भी देते थे। अब वो खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगा था। इसी दौरान क्रिसमस आ गया। एक दिन शाम को पार्क की देखभाल करने वाला गार्ड ने आकर शाहजहां को उस पार्क से निकाल दिया। उसे पार्क की सफाई करनी थी, क्योंकि रात को क्रिसमस की बड़ी पार्टी होने वाली थी वहाँ। शाहजहां को उस पार्क में रहने नहीं दिया। शाहजहां पार्क से बाहर रास्ते पर बैठा रहा और रोते हुए देखा कि क्रिसमस के लिए पार्क को सजाया जा रहा था। बड़ी बड़ी लाइट्स, चमकते हुए ट्रीज और खुशियों की आवाज आ रही थी पार्क से। क्रिसमस है, ये याद आते ही शाहजहां को अपनी माँ की याद आने लगी। उनकी आंखों में वो पुराने दिन दिखाई दे रहे थे जब उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। हर क्रिसमस पर शाहजहां की माँ शाहजहां के लिए कितने प्यार से केक बनाती थी और उसे अपने हाथों से खिलाती थी।
लेकिन अभी केक तो क्या, शाहजहान को नॉर्मल खाना भी अब नसीब नहीं हो रहा है। ये सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था अपने दिल में। उसके दिमाग में उसकी माँ की आवाज और उनका प्यार गूंज रहा था। शाहजहान अपने माँ को याद करते हुए पूरी शाम बैठ के रोया। उसके मासूम और बच्चों जैसा मन को ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब पार्क में रात को क्रिसमस मनाया जा रहा था। अंदर बहुत धूमधाम से पार्टी हो रही थी। बहुत सारे गेम्स खेले जा रहे थे। लोग हंसी खुशी में डूबे हुए थे। केक खिलाया जा रहा था, नाच गाना हो रहा था। ये सब वहाँ के भिखारी गरीब लड़कों के लिए एक दूसरी दुनिया थी। सबसे इंटरेस्टिंग था संता क्लॉस। संता आए हुए थे जो सभी बच्चों को गिफ्ट बांट रहे थे और बीच बीच में जोर जोर से हंस रहे थे। हो हर एक हंसी शाहजहान के दिल को चुप रही थी। शाहजहान पार्क के बाहर उन सारे भिखारी बच्चों के साथ खड़ा था और पार्क में जो कुछ भी हो रहा था वो सभी देख रहा था। उसके छोटे छोटे आंखों में सपने और हल्के से आंसू थे कि वो अंदर क्यों नहीं जा सकता। जल्दी भोर होने वाला था, पार्टी खत्म होने वाली थी। शांता भी अब पार्क से जाने वाले थे क्योंकि उनका गिफ्ट देने का काम खत्म हो गया था। उसके बड़े लाल बैग में अब सिर्फ कुछ गिफ्ट से बचे थे और वो थक भी चुके थे। शांता आगे रास्ते के साइड से जा रहे थे। उसे हल्का सा एहसास हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। शांता को लग रहा था कोई तो है जो उसके पीछे आ रहा है। शांता ने मुड़कर देखा तो बहुत सारे भिखारी बच्चे शांता के ठीक पीछे ही खड़े थे। उनके चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद थी। शांता रुक गया तो सभी बच्चे भी रुक गए। शाहजहान सबसे पीछे खड़ा था, शर्मा रहा था और अपनी जगह पर उछल रहा था। शांता को समझ आ गया कि ये गरीब बच्चे उससे क्या चाहते हैं। उनकी भोली आंखों में थोड़ा सा मिठाई खाने की चाहत थी। शांता ने अपने लाल बैग में देखा तो कुछ चॉकलेट्स और टॉफी अभी भी उसमें थे। शांता ने तुरंत सभी बच्चों में चॉकलेट्स और टॉफी बांट दिए। सब बच्चे खुश हो गए और चॉकलेट्स खाने लगे। उनकी छोटी सी खुशी देखकर शांता को भी बहुत अच्छा लगा। शांता मुड़कर जाने लगा तो शांता को सुनाई दिया कि कोई टूटे हुए शब्दों से उसे बुला रहा है। शांता, गिफ्ट दो, गिफ्ट चाहिए, दो, मुझे दो। उसकी आवाज बड़ी मासूम थी पर डर से भी भरी हुई थी। शांता मुड़कर देखा, एक 25 साल का भिखारी लड़का देखकर पागल लग रहा है मगर उसकी आंखों में बहुत सच्चाई थी। शांता ने दुख से कहा, और चॉकलेट नहीं है? तुम्हें पहले आना चाहिए था, सब खत्म हो गया है। शाहजहान की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने देर कर दी। शाहजहान चुपचाप उन बच्चों को चॉकलेट खाते हुए देख रहा था। उसने फिर से हिम्मत की और शांता से कहा, शांता दो मुझे चॉकलेट, शांता दो। शाहजहान जल्दी से शांता के पास गया और अपना बैग खोला। बैग में रखे पैसे को दिखाकर कहा, शांता पैसा, गिफ्ट खरीदो। उसके लिए वो पैसा पूरी दुनिया की दौलत थी। वो सोच रहा था कि अगर उसने पैसे दिए तो शांता उसे गिफ्ट खरीद कर जरूर देगा। जब शाहजहान ने अपने बिखरे हुए नोट शांता के आगे रखे, शांता की तो आंखें बाहर निकल आई। शांता अपनी जगह पर ही हैरान खड़े थे। उन भिखारी बच्चों की भीड़ में इतने सारे पैसे, वो भी एक पागल लगने वाले लड़के के पास, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। शांता ने तुरंत अपने अंदर के आदमी के रोल शुरू किया। उसने जल्दी से बैग की चेन को लगाई और अपनी आवाज में शक लाते हुए पूछा, ये किसके पैसे है? तुम्हें कहाँ मिले? क्या तुमने चोरी किया? बताओ मुझे। शाहजहान तो उसके गुस्से को समझ नहीं पाया पर उसे डर लगा। उसने मासूमियत से कहा, गुड बाय। लो चोर, गुड बाय। गिफ्ट? उसके लिए पैसे सिर्फ गिफ्ट खरीदने की साधन थी। अभी शांता को तुरंत एहसास हुआ कि अगर किसी और ने इस पागल लड़के के पास इतने सारे पैसे देखे तो वो उसे छीन लेगा और इसे नुकसान पहुंचाएगा। उसने फैसला किया कि वो पहले इस लड़के को सुरक्षित जगह पर ले जाएगा, फिर आराम से इससे बात करेगा। शांता ने तुरंत शाहजहान के हाथों को पकड़ा और एक टैक्सी जो पास ही में खड़ा था उसमें जाकर बैठ गया। उसने शाहजहान को अपने बगल वाले सीट पर बिठाया, फिर वहाँ से निकल गया। शाहजहान तो टैक्सी में बैठकर बहुत खुश हो गया। उसको लगा शांता उसे अपने घर ले जा रहे हैं और वहीं पर ही उसे गिफ्ट देंगे। वो खुशी से अपने आप में बड़बड़ाता रहा और बाहर की दुनिया देखने लगा। 2 घंटे बाद टैक्सी एक विलेज में एक छोटे से घर के सामने रुका। ये शांता का अपना छोटा सा घर था। शाहजहान तो टैक्सी में उठने के कुछ देर बाद ही सो गया था, सर्दी और थकान के मारे। उससे पता भी नहीं चला कि वो अब अपने आप को एक किडनैपिंग सिचुएशन में डाल चुका है और बेचारा किडनैप भी हो चुका है। लेकिन किडनैपर बहुत अच्छा था। किडनैपर खुद डर रहा था कि इतने सारे पैसों को देखकर कोई और इस पागल को हर्ट न कर दे, इसलिए शाहजहान को अपने घर में ही लेकर आ गया था। उसका इरादा सिर्फ शाहजहान को सुरक्षित रखना और उसे उसके घर के बारे में पूछना था। जब शांता ने देखा शाहजहान सो रहा है तो उसे उठाया नहीं। उसने एक पुरानी मगर साफ चादर निकाली और नीचे बिस्तर लगाकर शाहजहान को नीचे ही सुला दिया। शाहजहान आज बहुत दिनों बाद आराम से बिस्तर पर सो रहा था। शांता को इतने सर्दी में शाहजहान को नीचे सुलाने में बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन क्या ही करे। शाहजहान के कपड़े बहुत गंदे थे और शांता इतने गंदे कपड़ों में उसे अपने बेड पर तो सुला नहीं सकता था। दोनों ही रात भर जगे हुए थे। क्रिसमस की पार्टी की थकान थी, इसलिए दोनों को नींद आ गई थी जोर की। शांता ने तो अपने कॉस्ट्यूम भी नहीं उतारा, सिर्फ अपना नकली पेट को निकाला और वो बेड पर सीधा गिर गया। बहुत थक गया था शांता। अगले सुबह ही वो इस पागल लड़के के बारे में सोचने वाला था। दोपहर को सबसे पहले शाहजहान की नींद टूटी। उसकी आंखों में एक नई सुबह की किरण थी। शाहजहान ने देखा कि वो किसी के घर में है, लेकिन ये घर हॉस्पिटल या उसके अपने घर जैसा तो नहीं है। फिर उसे पिछली रात की बातें याद आई और वो खुशी से झूम उठा।
अरे वो तो संटा के साथ था, इसका मतलब वो अभी संटा के घर में है, क्या बात है। लेकिन उसकी खुशी बहुत जल्दी ही शांत हो गई। शाहजहां को समझ आ गया घर को अच्छे से देखने के बाद कि ये संटा बहुत ही ज्यादा गरीब है। घर छोटा था, सामान कम था, लेकिन साफ था। ये देखकर उसे संटा पर बहुत ज्यादा तरस आई। फिर जब उसने बेड की तरफ देखा, संटा अपने लाल कॉस्ट्यूम में ही सोए हुए थे बेड पर। शाहजहां ने देखा कि संटा का मोटा पेट अब पतला हो गया है और संटा के मूछें और दाढ़ी भी आधी निकल गई है और लटक रही है। शाहजहां ने अपने मासूम दिमाग से नतीजा निकाला, ओहो, तो संटा नकली था, इसीलिए तो मुझे चॉकलेट भी नहीं दे पाया। बेचारा गरीब संटा। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि और भी ज्यादा प्यार आया। कितनी मेहनत से ये गरीब आदमी संटा का नाटक कर रहा था। शाहजहां ने धीरे से संटा के ओर झुका और अपने हाथों से संटा की दाढ़ी और मूछें निकाला। वो ये देखना चाहता था कि इस नकली संटा के चेहरे के पीछे कौन है। और जब उसने देखा कि ये संटा और कोई नहीं, वांग ई के बड़ा भाई वांग ईवो है, तो उसकी सारी खुशी के बांध टूट गई। उसका बेस्ट फ्रेंड का बड़ा भाई, इसकी बातें वांग ई हमेशा करता था। ये तो वही था जिसे वो संटा समझ रहा था। खुशी के मारे वो जोर से चीख पड़ा, गग्गा गग्गा बोलकर। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपने दोस्त का भाई जो मिल गया था। वांग ईवो तो चौंक के उठ बैठा। उसकी नींद एक झटके में टूट गई। उसने अपने सामने शाहजहां को खड़ा पाया, जो अभी अपने दांत फाड़ रहा था और खुशी से पागलों की तरह हंसकर दिखा रहा था। वांग ईवो ने अपने दिल पर हाथ रखा, जो अभी डर जाने की वजह से स्पीड पकड़ लिया था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वांग ईवो की सांसें तेज चल रही थी। वांग ईवो को गुस्सा आ रहा था। उसने फिर खुद को संभाला और पूछा, तुम इतने जोर से चीखे क्यों क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी आंखों में डर और सवाल था कि ये पागल लड़का जो भिखारियों के साथ रहता था, उसके साथ इतने पैसे कहाँ से आए और वो यहाँ अभी क्यों चिल्लाया? शाहजहां अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। वो तुरंत बोलना चाहता था, मैंने आपको पहचान लिया, आप वांगी के बड़े भाई हो ना। उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर था कि उसे अपना दोस्त का बड़ा भाई मिल गया है। वांगी ने आपका तस्वीर दिखाया था मुझे। वाह, तो आप संटा निकले। लेकिन जैसे ही उसने वांगी का नाम याद किया, उसका गला सूख गया और उसका सब कुछ रुक गया। उसकी सौतेली माँ की धमकी वाली बातों को याद करके शाहजहां चुप कर गया। उसके चेहरे पर वो डरावना सीन आ गया जब उसके घर वाले उसे मारते थे। जिस दिन वांग ई शाहजहां से मिलने आई थी, उस दिन शाहजहां की सौतेली माँ ने शाहजहां को मारते हुए कहा था, अगर तुमने फिर से वांग ई का नाम भी लिया तो हम वांग ई को मरवा देंगे। ये धमकी उसके दिमाग में छप गई थी। शाहजहां को पता था पहचान छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसे घर में वापस कैद कर दिया जाएगा, फिर उसे मार दिया जाएगा और शायद ये लोग वांग ई को भी तकलीफ दे। उसकी वजह से अपने दिमाग में चल रहे इस भयंकर तूफान की वजह से शाहजहां ने कुछ बोला नहीं और सिर्फ अपना सर खुजाने लगा मासूमियत से। वो अभी भी घबराया हुआ था और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वांग ईवो ने गुस्से से कहा, क्या हुआ, आंसर दो। जब उसने शाहजहां को सर खुजाते हुए देखा तो वांग ईवो ने तुरंत गलत अंदाजा लगाया कि ये भिखारी लड़का गंदा है। वांग ईवो ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, लगता है तुम्हारे सर पर जुए हैं। अच्छा हुआ तुम्हें मैंने अपने बेड पर नहीं सुलाया, नहीं तो मेरे बालों में भी जुए आ जाती। और वैसे भी तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, कितने दिनों से नहाया नहीं है तुमने। अब जल्दी बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वांग ईवो के जुए वाली बात को सुनते ही शाहजहां का तो मुंह ही बन गया। उसकी नजर में वो गंदा नहीं था। उसने धीरे से अपने सर को झटका और अपने लिए प्रोटेस्ट जताया और कहा, गंदा नहीं? लेकिन वांग ईवो अपनी बात पर डटा रहा। हाँ तुम हो। उसने शक्ति से कहा, चलो नहा लो पहले, फिर अच्छे कपड़े पहनो। मैंने देखा है तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं इस गंदे से बैग के अंदर, लेकिन मुझे लगता है काफी दिनों से तुमने अपने कपड़े ही नहीं बदले हैं। बात तो सही किया ईवो ने। शाहजहां ने अपने कपड़े उतारे ही नहीं थे जब से वो घर से भागा था, और नहाना तो दूर की बात है, क्योंकि वो कितने दिनों से रास्ते पर जो था। वांग ईवो ने उससे और मौका नहीं दिया। उसने शाहजहां को बिना कुछ कहे एक कुएं के पास लेकर गया जो घर के बाहर था। उसने कुएं में बाल्टी डालकर पानी उठाया और एक बड़े टब में भरा। ठंडी हवा चल रही थी और पानी बर्फ जैसा था। उसने शाहजहां को नहाने के लिए कहा, लेकिन शाहजहां बस वांग ईवो को ही टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। वो शर्म से पानी में नहीं उतर पाया, नहाया नहीं, क्योंकि शाहजहां को ऐसे खुले में नहाने में शर्म आती है। शाहजहां ने धीरे से अपने टूटे हुए शब्दों में पूछा, टॉयलेट? वो ये जानना चाहता था कि कहाँ नहाना है। वांग ईवो को हंसी आई, पर उसने खुद को रोक लिया। उसने साफ साफ कहा, यहाँ खुले में ही नहाना पड़ेगा। और सुनो, सुबह का काम तुम्हें खेत पर जाकर करना पड़ेगा। वांग ईवो का मतलब था कि शौच के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही तो शाहजहां का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। खुले में जाना पड़ेगा सोच के ही उसकी भोली दुनिया में ये सब बहुत अजीब था, क्योंकि वो हमेशा एक बड़े घर में बंद कमरों में ही रहता था और रास्ते पर भी जिस पार्क में शाहजहां रहता था वही का टॉयलेट वो यूज कर लेता था। शाहजहां चुप करके बैठा है देखकर वांग ईवो को थोड़ा गुस्सा आया। शाहजहां बात जो नहीं मान रहा था वांग ईवो का, इसलिए बिना सोचे समझे ही बाल्टी उठाया और एक ही झटके में सारा पानी शाहजहां के ऊपर डाल दिया। ठंडा पानी गिरते ही शाहजहां कांप उठा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। शाहजहां के दांत में दांत लगने लगी और शाहजहां के मुंह से दांत टकराने की आवाज आने लगी। उसने सर्दी के मारे खुद को जोर से हक कर लिया और बेचैन होने लगा। वांग ईवो को बुरा लगा जब उसने देखा कि शाहजहां कितना ज्यादा डर गया है और कांप रहा है। सर्दी का मौसम भी है और इतना ठंडा पानी अच्छा नहीं था। वांग ईवो ने थोड़ा नरम होकर शाहजहां से
उससे कहा, ठीक है, आज तो ठंडा पानी से नहा लो क्योंकि आज लेट हो गया है और कल से मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दूंगा, ओके। उसने जल्दी से दूसरी बाल्टी का पानी भी डाल दिया शाहजहान के ऊपर ताकि सफाई जल्दी से हो जाए। शाहजहान तो गर्म पानी की बात सुनकर खुश हो गया, पर वो अभी भी ठंडे पानी को हाथ नहीं लगा रहा था, चुपचाप बैठा था। उसकी नजर अब भी वांग यीबो पर ही थी, जैसे वो पूछना चाहता था ये सब कब खत्म होगा। वांग यीबो ने देखा कि शाहजहान अभी भी नहा नहीं रहा है, सिर्फ ठंडे पानी में चुप करके बैठा है और शर्मा रहा है। शाहजहान शर्मा रहा था कि वो सबके सामने ऐसे किल्ला बैठा था। वांग यीबो को देरी नहीं करनी थी, उसे जल्दी से शाहजहान की सफाई करनी थी ताकि शाहजहान को सर्दी ना लग जाए। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए मतलब गला फाड़ के गाना गाते गाते जल्दी से नहा, ठंड कम लगेगा। लेकिन जान है कि मानता नहीं, इस ठंडे पानी में नहा के उसे जम के मरना नहीं है। आखिर में वांग यीबो ही आगे बढ़ा और शाहजहान के ऊपर के कपड़े को खोलने लगा। शाहजहान ने थोड़ा विरोध किया, पर वांग यीबो के मजबूत हाथों के आगे वो रुक गया। ऊपर के कपड़े खुलते ही वांग यीबो की सांस रुक गई। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। शाहजहान की बॉडी में जगह जगह पर मारने के गहरे निशान थे, काले और नीले धब्बे और कुछ पुराने जख्म के निशान भी थे। ये किसी चोरी करने की वजह से या झगड़े के निशान नहीं थे, बल्कि लगातार दिए गए टॉर्चर के निशान थे। वांग यीबो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक निशान को धीरे से छुपकर देखा। उसने अपनी आवाज में सारा दर्द भरकर पूछा, दर्द होता है? शाहजहान के आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वो सिर्फ एक ही शब्द बोल पाया, हाँ। ये छोटा सा जवाब वांग यीबो के लिए बहुत बड़ा खुलासा था। वांग यीबो को अब जाकर समझ आ गया कि ये लड़का गरीब भिखारी नहीं है, बल्कि अपने घर से भागा हुआ है और इसने पैसा चोरी नहीं किया है, ये पैसा इसका ही होगा। उसने सोचा शायद घर वाले इसे टॉर्चर करते होंगे, इसलिए घर से भाग आया होगा बेचारा। वांग यीबो को शाहजहान के लिए बहुत दुख हो रहा था और उसकी गलतफहमी के लिए वो शर्मिंदा भी था। उसने अपने गुस्से को कम करते हुए आहिस्ता से पूछा, किसने मारा? लेकिन अब शाहजहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुपचाप बैठे था। वो डर गया था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो उसे फिर से घर न वापस भेज दिए। वांग यीबो समझ गया कि वो डरा हुआ है और ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। फिर उसने और कुछ नहीं कहा। उसने अपने आंखों में एक नया डिटर्मिनेशन लिया और वांग यीबो का दिल ममता से भर गया। वांग यीबो ने खुद शाहजहान को साबुन से रगड़ रगड़ के नहलाया, सारी गंदगी और सड़क की धूल को हटा दिया। काले पड़ गए शाहजहान को फिर से हल्की गुलाबी और सुंदर त्वचा वाला हीरा बना दिया। साफ होने के बाद वांग यीबो को शाहजहान बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा था, बहुत क्यूट और मासूम। उसकी भोली आंखें, उसकी बच्चों जैसी हरकतें और उसका साफ चेहरा देखकर वांग यीबो को शाहजहान एक बच्चे की तरह लगा। उसने फैसला कर लिया कि वो इस मासूम लड़के को वापस टॉर्चर हाउस में नहीं भेजेगा। बिना जाने ही वांग यीबो अभी ई के बातों को रख रहा था। ई भी यही चाहता था अपने भाई से, इसका भाई शाहजहान को बचा ले इस जुल्मी दुनिया से। नहा धोकर जब शाहजहान बाहर आया तो वांग यीबो ने उसे उसके बैग से ही निकाल कर दिया साफ कपड़ा और बोला, पहन लो। साफ कपड़ों में शाहजहान और भी ज्यादा सुंदर और मासूम लग रहा था। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान को चूल्हे में लकड़ी डाल के गरम गरम खाना बनाकर खिलाया। सालों बाद शाहजहान ने इतने अच्छे और सही से खाना खाया था और वो वांग यीबो की तरफ प्यार से देख रहा था। वांग यीबो को पता नहीं था कि एक पागल लगने वाले लड़के के लिए वांग यीबो इतना क्यों कर रहा है। वो तो सिर्फ क्रिसमस मनाने गिफ्ट बांटने गया था। वांग यीबो को शाहजहान के पैसों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो पैसे चुराना नहीं चाहता था। वांग यीबो को बस इसलिए लड़के का फिक्र हो रहा था क्योंकि उसके जिस्म पर दर्दनाक जख्म थे और उसकी आंखों में एक अपनापन था। खाना खाने के बाद वांग यीबो ने आराम से शाहजहान से बात करने की कोशिश की। उसने काफी बार कोशिश की कि शाहजहान का घर कहाँ है, बाबा माँ कौन है और ये सब जख्म कैसे आए, ये सब जानने की। लेकिन अपने जान जाने के डर से शाहजहान ने अपने मुंह को बंद रखा। उसकी सातिली माँ की धमकी और वांगी को बचाने की चाहत में शाहजहान ने मौन व्रत धारण कर लिया। वो समझ गया था कि अगर उसने सच बताया तो वो वापस आएगा और ई को खतरा होगा। वांग यीबो जब शाहजहान से उसकी पहचान जान नहीं पाया तो उसने आखिर में पूछा, तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता है ना? तो क्या तुम्हें अपना नाम भी नहीं पता है? कोई छोटा सा नाम तो होगा तुम्हारा। ये सवाल सुनते ही शाहजहान की आंखें चमक उठी। माँ उसे प्यार से बुलाती थी इस नाम से। उसने अपने टूटे हुए शब्दों से सिर्फ अपना निकनेम बताया वांग यीबो को, तुजी। वांग यीबो को ये नाम बहुत प्यारा लगा। तुजी का मतलब था रैबिट। शाहजहान की लाल आंखें, बनी तीत और क्यूट चेहरा एक छोटा खरगोश जैसा ही तो था शाहजहान। वांग यीबो अब शाहजहान को प्यार से तुजी नाम से ही बुलाने लगा। अच्छा तुजी, आज से तुम यही रहोगे, ठीक है? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शाहजहान ने खुशी से अपना सर हिलाया, जैसा वो अपना नया घर मिलने पर सहमति दे रहा हो। वांग यीबो के छोटे से साधारण गांव के घर में तुजी का आना एक नया मौसम जैसा था। वांग यीबो जो हमेशा अकेला और अपनी जिम्मेदारियों में खोया रहता था, अब अचानक से उसे एक अनोखा साथी मिल गया था। अब जहाँ भी वांग यीबो जाता था, तुजी उसकी परछाई की तरह पीछे पीछे जाता था। वांग यीबो सुबह उठकर सबसे पहले कुएं से पानी निकालता। तुजी तुरंत छोटा सा बाल्टी उठाकर उसके पास खड़ा हो जाता। खेती बाड़ी के काम के लिए जब ईबो खेत में जाना शुरू करता, तुजी बिना किसी सवाल के उसके पीछे चलता। तुजी को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, पर उसे ये पता था ईबो के साथ रहकर वो सुरक्षित है और वो खुश है। खेत की मिट्टी ठंडी थी और ईबो हल चलाते हुए थक जाता था। तुजी वहाँ छोटे छोटे पत्थरों को छूता
और फिर ईबो को पानी भी लाकर देता। वो अधूरे शब्दों में ईबो से सवाल करता और ईबो उसे प्यार से समझाता। ईबो को तुलसी के मासूमियत में एक अजीब सा सुकून मिलता। वांग ईबो जब चूल्हे पर चावल और दाल बनाता, तुलसी लकड़ियां जमा करने में हेल्प करता। चूल्हे की धुएं से तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते, पर वो ईबो का साथ छोड़ता नहीं था। कपड़े धोते वक्त तुलसी छोटे कपड़े और ईबो के कमीज को साफ कर देता। वो हमेशा ईबो के चेहरे को देखता, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, ये सब कुछ वो समझने की कोशिश करता। घर के कामों में वांग ईबो को थोड़ा थोड़ा मदद करता था। ये छोटी छोटी मदद ईबो के लिए बहुत बड़ी थी। उसे अजीब लगता था कि ये अजनबी लड़का जो कुछ दिन पहले उसे सेंटा समझ रहा था, अब उसकी जिंदगी के एक जरूरी हिस्सा बन गया है। रात के समय वांग ईबो और शाहजहान एक ही कंबल के अंदर सोते थे। गांव की सर्दी बहुत तेज थी। ईबो ने पहले तुलसी को जमीन पर साफ चादर बिछाकर सुलाया था, लेकिन तुलसी ने पूरी रात आंखें बंद नहीं की थी और बार बार ईबो की तरफ ही देखे जा रहा था। आखिर में ईबो को बुरा लगा और उसने तुलसी को अपने बगल में ही बुला लिया। तुलसी ने बिना एक पल गवाए तुरंत ईबो से चिपक कर सो गया। ईबो उसके माथे पर हाथ रखता, उसके बालों में उंगलियां फिराता और उसे अपने करीब खींच लेता था। उसके दिल में एक सुरक्षा की भावना थी और प्यार बढ़ने लगा था। एक ऐसा प्यार जो ना तो दोस्ती थी, ना ही भाई भाई का प्यार था, बल्कि उससे गहरा और ज्यादा अपनापन था। ये प्यार बहुत प्योर था। वांग ईबो उसे एक मासूम जान की तरह प्रोटेक्ट करता था। जब तुलसी वांग ईबो के सीने से लग कर सोता था, तो उसकी सारी थकान, उसकी सारे जख्म और उसके सारा दर्द गायब हो जाता था। ईबो उसकी गर्म सांसों को अपने गले पर महसूस करता था और उसके मासूम चेहरे को देखता रहता था। उस वक्त ईबो को लगता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। ईबो अपने खेत में खेती बाड़ी का काम तो करता ही था और साथ में सिटी के बड़े बड़े पार्टी में जाकर कॉस्ट्यूम पहन के बच्चों को इंटरटेनमेंट करके अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। ये उसका दूसरा काम था, जिसे वो अपने सपनों और खेत की जिम्मेदारियों को पूरे करने के लिए करता था। इस साल न्यू ईयर पर वांग ईबो शाओजन को अपने साथ ले आया सिटी। वांग ईबो तुलसी को अकेले गांव में छोड़ना नहीं चाहता था और उसे लगता था कि तुलसी को बाहर की खुशियों भरी दुनिया देखनी चाहिए। दोनों एक मॉल में गए जहां ईबो बैटमैन बना था। उसका बैटमैन कॉस्ट्यूम पूरा काला और मजबूत था और वांग ईबो ने शाओजन को भी स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहना दिया था। तुलसी उस लाल और नीले रंग के सूट में सच में स्पाइडरमैन जैसा ही लग रहा था, बस उसके चेहरे पर मास्क नहीं पहनाया था ईबो ने। वो नहीं चाहता था उसे थोड़ी सी भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो। दोनों ने पूरे दिन बहुत मस्ती किया मॉल में आने वाले बच्चों के साथ। वांग ईबो बैटमैन बनकर कूल पोजेस देता रहा और तुलसी स्पाइडरमैन बन के और बच्चों के साथ खेलने लगा। उसका मासूम चेहरा जो हमेशा डर में रहता था, अब सच्ची हंसी से चमक रहा था। वांग ईबो के साथ मिलकर काम करने में, बच्चों के साथ खेलने में शाहजहान को बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था। वांग ईबो उसे देखता रहता है और सोचता रहता है कि उसकी खुशी ही अब उसकी सबसे बड़ी दौलत है। उनकी जोड़ी वहां आए लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। एक बड़ा प्रोटेक्टिव बैटमैन और एक छोटा मासूम बानी जैसा देखने वाला स्पाइडरमैन। रात को काम से छुट्टी मिलने के बाद ईबो ने शान को सिटी घुमाया। ईबो ने तुलसी को एक नया गरम रेड कलर का स्वेटर और जीन्स पहनाया। शहर की रोशनी देखकर तुलसी की आंखों में हैरानी और चमक थी। वांग ईबो उसके हाथों को पकड़ के चल रहा था। ईबो उसे एक छोटे से कैफे में लेकर गया और केक खिलाया। तुलसी ने बड़े प्यार से चम्मच उठाया और पहले ईबो के मुंह में केक डाला, फिर खुद खाया। ये छोटी सी हरकत ईबो के दिल को छू गया। उसने तुलसी के माथे पर किस किया। ईबो ने तुलसी को एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय बनी टेडी गिफ्ट में खरीद कर दिया। शाहजहान ने भी वांग ईबो को गिफ्ट खरीद कर दिया। वांग ईबो को बाइक बहुत पसंद थी और शाहजहान को ये बात पता चल गया था और इसलिए उसके पास जो पैसे थे उसमें से पैसा निकाल कर एक छोटी सी चमकदार किचन जो एक मोटरसाइकिल जैसी थी खरीद कर वांग ईबो के हाथ में दिया। ईबो ने उस गिफ्ट को तुरंत अपने कोट के जैकेट में रख दिया और जोर से तुलसी को गले लगा लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। प्यार बढ़ने लगा। दोनों प्यार करने लगे थे एक दूसरे को, लेकिन बोलते नहीं थे, बस एक दूसरे का ख्याल रख के जता देते थे। सुबह दोनों घर वापस लौटे। रास्ता लंबा था और सर्द भी ज्यादा ही थी। ईबो ने तुलसी के हाथ अपने बड़े हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। जब वो गांव की कच्ची सड़क पर चल रहे थे और आसमान में चांद अकेला चमक रहा था, ईबो रुका। उसने तुलसी को अपने हाथों से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। ईबो ने धीरे से तुलसी के कान में फुसफुसाया, तुलसी, तुम अगर आज मुझे नहीं मिलते तो मेरी जिंदगी कितनी अधूरी रहती। तुलसी, जो वांग ईबो की आंखों में अपना सच्चा घर देख रहा था, उसने अपने हाथों को धीरे से वांग ईबो के गाल पर छुआ और अपनी बोली में कहा, गग्गा, हाँ। इसका मतलब हर चीज में हाँ। उस पल वांग ईबो को पता चला कि वो इस मासूम तुलसी को कभी अपने से अलग नहीं होने देगा। उसका रिश्ता अब सिर्फ गार्डियन और भिखारी का नहीं था, बल्कि दो टूटी हुई रूह का था जो एक दूसरे में अपनापन ढूंढ रहा था।
गांव की सर्दियों की वो तेज रात थी और आसमान में चांद छुपा हुआ था। वांग इबो का छोटा सा घर ठंडी हवा से कांप रहा था, लेकिन अंदर एक ही कमल के अंदर सोए हुए दोनों के लिए गर्मी का एहसास था। उनका साथ सोना अब उनकी आदत और जरूरत बन चुका था। एक रात जब दोनों एक ही कमल के अंदर सोए हुए थे, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। तुजी जैसे हमेशा ईवो के सीने में चिपका हुआ था, उसके तेज धड़कन को सुन रहा था। ईवो के हाथ तुजी के कांपते हुए कंधे पर रखा हुआ था। उस रात सर्दी से ज्यादा दिल की गर्मी ज्यादा थी। ईवो ने धीरे से तुजी के माथे को चूमा। तुजी ने अपनी प्यारी सी आंखें उठाकर ईवो की तरफ देखा। उसकी चमकती आंखों में एक सवाल था, एक इंतजार था और एक गहरा भरोसा था। ईवो ने उस भरोसे को महसूस किया। उसने अब तक के सारे फीलिंग्स को इकट्ठा किया और तुजी के होठों को धीरे से अपने होठों से छुआ। ये किस पहला नहीं था, लेकिन सबसे गहरा था। एक सच्चा बंधन की शुरुआत था। दोनों एक दूसरे के टच में किस में खो गए। किस गहरा और प्यारा था। तुजी ने अपने हाथ वांग इबो की गर्दन के चारों तरफ लपेट लिए और उनकी सांसों की गर्मी एक हो गई। उस पल वांग इबो ने सारा दर्द और शंका छोड़ दिया। उसने प्यार की गर्मी और चाहत को पहचाना जो दोनों के दिल में थी। फिर दोनों ने एक दूसरे के प्यार में खो गए और पहली बार इंटीमेट हुए। वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि दो रूहों का मिलन था जो सदियों से एक दूसरे को ढूंढ रही थी। उस रात के बाद ईवो को अब जाकर लग रहा था कि शाओजन पागल नहीं है। उसने तुजी की मासूमियत और गहरे प्यार की भावनाओं को समझा। तुजी पागल नहीं है, उसने अपने मन में सोचा, बस थोड़ा अबनॉर्मल है, था थोड़ा अलग है, थोड़ा टूट चुका है दुनिया के जुल्म से, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, प्यार से भरा हुआ है। उसका साइलेंस और उसकी भोली हरकतें सिर्फ डर और दर्द की वजह से थी। ईबो ने अगली सुबह उठकर तुरंत अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब तुजी सोया हुआ था, उसकी चमकती आंखों में देखकर ईबो ने एक गहरी सांस ली। उसने प्यार से तुजी को जगाया और अपने हाथ तुजी के हाथ में रखा। ईवो ने अपनी पूरी जिंदगी का फैसला करते हुए कहा, तुजी, मैं हमेशा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्या तुम मेरे साथ मेरे साथी बन के रहोगे? शाहजहां ने बिना एक पल सोचे खुशी से सर को हाँ में हिलाया और ईवो के गले लग गया। इसके चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी थी जो सालों बाद आई थी। ईवो का तुजी मान गया। अब दोनों ऑफिशियली बॉयफ्रेंड बन गए थे। ये उनकी छोटी सी दुनिया का सबसे बड़ा सच था जो एक दूसरे में अपनापन ढूंढ रहा था। ईवो जान के प्यार में कुछ ज्यादा ही डूब गया था। उनका रिश्ता अब प्यार, स्नेह और एक दूसरे के लिए समर्पण से भरा हुआ था। दोनों हर समय एक दूसरे से चिपके रहते थे और दोनों बहुत लबे-डबे होते रहते थे, चाहे वो खेत का काम हो या चूल्हे पर खाना पकाना या घर की सफाई। ईवो हमेशा तुजी के करीब रहता था। हर कदम पर, हर जगह पर उनका प्यार छलकता था। खेत में ईवो हल चलाते हुए रुकता और तुजी को अपने पास बुलाकर उसे अपने पीठ में बिठा लेता था। तुजी खुशी से उसके बालों को खींचता और हंसने लगता था। खाना बनाते समय जब ईवो चूल्हे पर झुकता फूंक देने के लिए, तुजी पीछे से आकर उसे गले लगा लेता। ईवो प्यार से उसे अपनी तरफ खींचता और एक लंबा किस देता था जब तक कि चावल जलने की बू न आ जाए। प्यार की भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। ईवो को तुजी के होठों से बहुत प्यार था। ईवो को जब भी मौका मिलता था, ईवो शाहजहां के होठों को आम की गुठली की तरह चूसता रहता था। ये उसका नशा था, उसका प्यार था। वो उसके होठों का स्वाद महसूस करता, जैसे कि दुनिया में सबसे मीठी चीज वही है। तुजी भी पूरा समर्पण से ईवो का साथ देता था। उसकी आंखों में गहरा प्यार छलकता था। धीरे धीरे गांव में सब लोग उनके रिश्ते को समझने लगे। विलेज के सारे लोग बहुत अच्छे थे और उनका दिल भी बहुत बड़ा था। पहले तो उनको भी लगा था कि तुजी पागल है, लेकिन शाहजहां ने अपने मासूमियत से धीरे धीरे सारे गांव वालों के दिल को जीत लिया था। तुजी हमेशा मुस्कुराता था, चुप रहता था और सबकी मदद करने की कोशिश करता था। बच्चे उसे तुजी गगा कहकर बुलाते थे और उसके साथ खेलते भी थे। वो छोटे बच्चों को अपने बनी हंसी से खुश कर देता था। जब गांव के लोगों ने देखा कि ईवो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, तो वो समझ गए कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सच्चा प्यार है। उन्होंने ईवो का फैसले का समर्थन किया। एक शाम जब दोनों चूल्हे के पास आंख सेक रहे थे, ईवो ने बड़े प्यार से तुजी को देखा और कहा, तुजी, अब हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि शादी करेंगे। तुजी, जो सिर्फ अपनी खुशी को महसूस कर रहा था, उसने जोर से ईवो को गले लगाया और अपने प्यार की सम्मति दे दी। ईवो के परिवार में और कोई नहीं था, इसलिए उसे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। गांव वालों ने खुशी खुशी उनका साथ दिया। गांव के सभी बुजुर्ग और लोगों ने मिलकर ईवो और शाहजहां की शादी के दिन फिक्स कर दिया। सब लोग बहुत खुश थे। उनका प्यार अपने आप में एक मिसाल बन गया था कि प्यार में ना तो शर्त होती है और ना ही कोई बंधन। उनकी शादी एक हफ्ते के बाद होने वाली थी। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यार भरी और गांव की ट्रेडिशन के अनुसार शादी होने वाली थी। तुजी, जो भिखारी था, अब ईवो के होने वाले हस्बैंड था। वांग इबो ने तुजी के लिए एक शौचालय बना लिया था अपने घर में ही, क्योंकि शाहजहां को खेत में शौच करने जाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती थी और शाहजहां को खुले में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वांग इबो ने शादी से पहले ही एक टॉयलेट बना लिया था अपने घर के कुएं के पास ही। हमारा शाहजहां तो खुश हो गया था।
वांग ईबो की जिंदगी अब सिर्फ तुजी के अम्बर्स में ही सिमट गई थी। उसके लिए शाहजहान अब उसका सबसे प्यारा खरगोश था, उसका साथी, उसका फ्यूचर। जब शादी की तारीख गाँव वालों ने तय कर दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ईबो का पहला ख्याल था कि वो ये खबर अपने भाई ई को दे। ईबो ने ई के हॉस्टल में कॉल किया। उसकी आवाज़ में एक बच्चे जैसा एक्साइटमेंट था। ई सुन, मैं तुझसे वो बोलने वाला हूँ जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। ईबो की आवाज़ बहुत तेज़ और खुश थी। ई का हालत अभी बहुत ख़राब था। ई बहुत चुप हो गया था। ई ने एक गहरी सांस लिया। उसका मन पहले ही बहुत दुखी था और उसका शरीर भी भारी हो रहा था प्रेगनेंसी की वजह से। उसने धीरे से कहा, हाँ बड़े भाई, क्या बात है, इतना खुश क्यों हो? ई ने अपनी आवाज़ को सच्ची खुशी का दिखावा करते हुए ये सवाल पूछा। ईबो ने अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद किया। मैं शादी करने जा रहा हूँ ई, 1 हफ्ते बाद ही, वो तुलसी नाम का एक लड़के से जो मुझे इस साल क्रिसमस पर मिला था। तुम जल्दी से विलेज आ जाओ। ई के हाथ से फ़ोन फिसलने लगा। तुलसी, ये नाम सुनकर उसे हैरानी हुई और उसके दिल में दर्द भी हुआ, क्योंकि ई को पता था शाहजहान का निकनेम तो तुलसी ही था। ई को ये सोचकर दुख हुआ कि वो प्रेग्नेंट था और अपने भाई को ये बात बता नहीं पा रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा जहाँ उसका बच्चा था। वो अपने भाई की खुशियों में नज़र नहीं लगाना चाहता था। वो जान गया था कि अगर उसने अपनी हालत बताई तो ईबो अपनी शादी छोड़कर उससे मिलने आएगा और दुखी हो जाएगा। इसलिए ई ने कहा, हाँ बड़े भाई, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं ज़रूर आऊँगा। ई ने अपनी सैडनेस को छुपा दिया और शादी में आ जाएगा बोल दिया। शादी के पहले दिन ई विलेज में आया। उसने बहुत ढीला और लंबा कपड़ा पहना था ताकि उसका छोटा सा बेबी बम छुपा रहे। सफ़र की थकान और अंदर के भावनाओं की लड़ाई से उसका चेहरा उतर चुका था। ईबो से मिलते ही ई अपने भाई को जोर से गला लगा लिया। मेरे शेर भाई, तुम कितने खुश लग रहे हो। ईबो ने उसे एक तरफ ले जाकर प्यार से तुजी से मिलवाया। तुजी, ये मेरा भाई ई है। ई, ये मेरा तुजी है। जब ई ने शाहजहान को देखा तो वो हैरान हो गया और उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकला। तुम यहाँ? उसकी आंखों में सवाल थे, शौक था और एक पुरानी पहचान थी। शाहजहान, जो कि अब तुजी था, उसने तुरंत अपनी आंखों के साथ एक गहरा इशारा किया और ई को मना किया कि उसकी सच्चाई के बारे में ईबो को कुछ न बताए। उसकी आंखों में दर्द और डर का मिश्रण था, एक बेहद डेस्परेट प्ले था। मुझे बचाओ और इस खुशी को मत छीनो। ई भी चुप कर गया। उसे जानना था कि असली बात क्या है। उसने शाहजहान के चेहरे पर नई हंसी और प्यार की चमक देखी और तुरंत समझ गया शाहजहान कैसे इस नए पहचान में खुश है। उसने अपनी आंखों को एक बार बंद किया और फिर खोलकर तुजी की तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे उसने अपने भाई के सामने एक और बड़ा राज छुपाने का फैसला कर लिया। ये बहुत क्यूट है बड़े भाई, बहुत ही सुंदर है। ई ने तुजी को गले लगाते हुए सिर्फ इतना ही कहा। थोड़ी देर बाद ईबो और ई एक कोने में बैठे। ईबो शाहजहान से कैसे मिला, फिर क्या क्या हुआ और तुजी के साथ अपने प्यार की पूरी कहानी ई को विस्तार से बताया। तुम्हें पता है, जब उससे मैं मिला था तो वो कितना डरा हुआ था, एक भिखारी की तरह लग रहा था मुझे। मैंने उसे नहाने के लिए बोला तो वो कितना शर्मा गया था। फिर जब मैंने उसका जख्म देखा, वो कोई मामूली जख्म नहीं था, किसी ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। उसके बाद मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं रहा, मुझे तो बस उसे बचाना था। ईबो की आवाज़ में सच्ची और भावुक भावनाएं थी। उसने रुजी के मासूमियत और उसे मिलने वाली खुशियों के बारे में बहुत कुछ बताया ई को। ईबो ने कहा, वो मैं उसे तुजी नाम से बुलाता हूँ। वो बहुत कम ही बोलता है। वो मेरे साथ एक छोटे खरगोश की तरह चिपक कर रहता है। दिन में मेरा साथ देता है और रात को मेरे सीने में लगकर सोता है। ई, वो पागल नहीं है, वो बस प्यार और अपनापन ढूंढ रहा है। और ई, मुझे अब लग रहा है मुझे सच्चा प्यार मिल गया है तुजी के रूप में। थोड़ी देर बाद जब ईबो रूम से बाहर आया शादी की तैयारी के लिए, शाहजहान तुरंत ई के पास भाग कर गया। उसका साइलेंस अब और नहीं टिका और वो टूट गया। शाहजहान ने रोते रोते ई को सब कुछ बताया। उसने अपने सौतेली माँ की टॉर्चर के बारे में बताया। ई, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे भाई से ये सब छुपाना पड़ा क्योंकि मैं डर गया था कि वो मुझे वापस भेज ना दे। मेरी सौतेली माँ उन्हें भी और तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अब मैं ईबो से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जान हिचकियाँ लेते हुए साथ में टूटी फूटी शब्द से ये सब कुछ बोलने लगा ई को। ई की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने शाहजहान के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे पता है जानगा, मुझे सब कुछ पता है कि तुम कितने मासूम हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन तुम्हें नहीं पता जानगा, एक राक्षस तुम्हारी बेस में, तुम्हारे ही घर में जगह बनाकर बैठा हुआ है। फिर ई भी उसे अपने साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ शाहजहान को बोला। उसने धीरे से अपने ढीले कुर्ते को हटाया और अपने बेबी बम को भी दिखाया। मैं प्रेग्नेंट हूँ जानका, और ये जो बच्चे का बाप है वो आप ही का डुप्लीकेट है। वो सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। मुझे अब डर लग रहा है जानका, आपके लिए भी और अपने बेबी के लिए भी। मुझे नहीं पता वो कौन है जो आपका पहचान लेकर बैठा हुआ है। मुझे उसे डर लग रहा है। मुझे यही डर है कि अगर मैं मेरे बड़े भाई को बताया ये सब तो वो अपनी खुशी भुलाकर मेरी जिम्मेदारी ले लेगा और उसकी खुशी खत्म हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगे। उनके आंसू अपने अपने दर्द और राज को बहा रहे थे। ई ने कसम खाई कि वो शाहजहान का राज हमेशा छुपाएगा
और शाहजान ने भी कसम खाई कि वो ई की मदद करेगा और उसे प्यार करेगा। दूसरे दिन शादी हो गई। गांव में खुशी का माहौल था। ईवो ने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और तुलसी को एक हल्का गुलाबी रंग का कुर्ता पहना रखा था, जो उसके चेहरे की मासूमियत को और भी बढ़ा रहा था। ईवो बहुत खुश था। उसने तुलसी को हाथ पकड़ के सेरेमनी के पास ले आया। उसका प्यार उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। ई शादी में सबसे आगे खड़ी थी। उसने खुद को जोर से संभाला हुआ था ताकि उसके आंसू ना गिरे। ई सोच रहा था कि जल्दी ही उसकी बेबी बम बड़ा हो जाएगा और सबको उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा। उसे देखकर किसी को कोई शक ना हो, इसलिए वो बार बार मुस्कुरा रहा था। ई की सैडनेस छुपाने से भी नहीं छुप रही थी। उसका दिल दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा अपने भाई की खुशी देखकर खुश था और दूसरा हिस्सा अपनी फ्यूचर की चिंता और अकेलेपन से दुखी था। जब शादी कंप्लीट हुई और ईवो ने शाहजान को किस किया और शादी को लॉक किया, तब ई ने अपने आंखों को बंद कर दिया। उसने अपने छुपाए हुए आंसू को रोक लिया और मन ही मन अपने भाई और दोस्त के लिए प्रेयर की। शादी के बाद जब लोगों ने ई को देखकर पूछा कि आप इतने दिनों कहाँ थे और आप कैसे हो, तो ई ने सिर्फ मुस्कुराया, जवाब नहीं दिया, अपने भाई की तरफ ध्यान दिया। अब दोनों पति पत्नी बन चुके थे और दो गहरे राज के कंबल के अंदर छुप चुके थे, शाहजान की पहचान और ई की प्रेगनेंसी। फर्स्ट नाइट की वो रात थी। गांव में शांति छाई हुई थी और ईवो के छोटे से कमरे में शादी की खुशबू और दीपक की सॉफ्ट रोशनी थी। बिस्तर पर गुलाब और पत्तियां बिछी हुई थी, जो गांव वालों ने उसके बेड को सजा कर दिया था। ईवो और जान एक दूसरे के बगल में बैठे थे। उन्होंने अभी तक एक दूसरे से कोई बड़ी बात नहीं की थी, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में मजबूती से पकड़े हुए थे। ईवो ने धीरे से तुलसी के प्यार भरे चेहरे को अपनी हथेली में लिया। उसके दिल में अब कोई शक नहीं था, पर अब जब वो पति पत्नी बन चुके थे तो उसे सच्चाई जानने का पूरा हक था। ईवो ने जान को कहा, तुलसी, आज तो अपनी सच्चाई बता दो मुझे। उसके बोलने का तरीका जोर वाला नहीं था, बल्कि भरोसे वाला था, जैसे वो कह रहा हो, अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शाहजान का दिल जोर से धड़क रहा था। ईवो के आंखों में प्यार था, कोई गुस्सा नहीं था। जान समझ गया कि अब और देरी नहीं करना चाहिए। उसने वादा किया था ई से, लेकिन वो सोच रहा था ये वादा तोड़ देना ही ठीक होगा। इसलिए आज शाहजान ने भी छुपाया नहीं, लेकिन सालों की आदत और डर के कारण उसने आज भी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। ईवो ने उसे एक कॉपी और पेंसिल दिया और प्यार से कहा, अगर बोलने में मुश्किल हो रहा है तो लिख दो, तुझी मैं सब समझ जाऊंगा। शाहजान ने शुरू किया लिखना। उसकी उंगलियां कांप रही थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो लिखे हुए शब्दों को गिला कर रहे थे। उसने लिखकर ईवो को अपने बारे में और ई के बारे में भी बता दिया। पहला पन्ना। मेरा नाम तुझी नहीं शाहजान है। मैं चाइना के सबसे बड़े अमीर बिजनेसमैन का बेटा हूँ। ये दौलत मेरी सौतेली माँ ने मुझसे छीन ली है। वो मुझे मारना चाहती है। मेरे शरीर पर ये जख्म उसी की निशानियां हैं। मैं उस जिंदगी से बचकर भागा था, वरना वो मुझे उसी रात मार देती। और दूसरे पन्ने में जान ने ई के बारे में लिखा, इसकी प्रेगनेंसी के बारे में लिखा। जान ने अपने डुप्लीकेट के बारे में लिखा, उसके डुप्लीकेट ने कैसे धोखा दिया ई को, वो भी लिखा। सब कुछ लिख दिया। ई कितना डरा हुआ है ये भी उसने अच्छे से लिखा। ई क्यों चुप है, क्यों ईवो को कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी लिखा। कि ये नहीं चाहता ईवो की खुशी भरी जिंदगी उसके लिए बर्बाद हो जाए। वांग ईवो ने धीरे धीरे पढ़ा सब कुछ। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। प्यार, शौक और आखिर में गुस्सा और इंसाफ की आग भड़क उठी। सबसे पहले उसे शाहजान के लिए दर्द का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने एक टॉर्चर और दर्द के बारे में पढ़ा जिससे उसकी तुलसी को गुजरना पड़ा था। उसने तुरंत शाहजान को जोर से गला लगा लिया और उसके माथे को चूमा। लेकिन गुस्सा तब आया ई के साथ उस नकली शाहजान के बारे में पढ़ा। वो धोखेबाज। ईवो गुस्से से बोला, उसने सिर्फ मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि तुम्हारी पहचान भी छुड़ाया है। ईवो ने तुरंत फैसला किया। उसने लिखे हुए पन्नों को बेड पर रखा और जोर से बोला, मैं कल सुबह ही उस नकली शाहजान से मिलूंगा और उसे पुलिस के हवाले करके तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा नाम, सब कुछ तुम्हें वापस दिलाऊंगा। और सबसे जरूरी बात, मेरे भाई ई को इंसाफ मैं दिलाऊंगा। ईवो की ये आग और हिम्मत देखकर शाहजान एकदम से डर गया। उसके लिए दौलत और पहचान का कोई मोल नहीं था ईवो के प्यार के आगे। उसने तुरंत ईवो का हाथ जोर से पकड़ा और नामे सर हिलाया। उसकी आंखों में अब फिर से वही पुराना डर दिख रहा था। ईवो ने जब ये सभी बात बोला तो शाहजान ने डर से मना कर दिया और तुरंत लिखा, अगर तुम वहां गए तो मेरी सौतेली माँ और वो नकली आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वो दौलत अब उनकी है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा हस्बैंड चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ईवो ने उसका लिखा हुआ पढ़ा और उसके दिल में चोट लगी। उसका तुझी इतना टूटा हुआ था कि वो अपनी जिंदगी की खुशी के आगे अपने दौलत को भी तुच्छ समझ रहा था। ईवो ने कहा, तुझी ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा सच्चा नाम है। शाहजान ने उसके हाथ को किस किया और लिखा, मेरा सच्चा नाम अब तुझी है, जो नाम माँ ने मुझे दिया था और तुम बुलाते हो मुझे इस नाम से। मेरी दौलत तुम हो। ईवो ने उसकी बात सुनी, लेकिन एक और गहरा सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन ई का क्या? उस नकली शाहजान ने ई की जिंदगी खराब किया है, उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। ईवो के आंखों में आंसू थे।
एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका भाई का दर्द था। सारा रोमांटिक माहौल अब टेंशन और इमोशन से भर गया था। ईवो के दिल में दर्द था और उसका दिमाग इंसाफ चाहता था। उसे अब फर्स्ट नाइट मनाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था सभी कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब उसने शाहजहां को डरा सहमा कांपते हुए देखा तो वांग यीबो खुद को रोक नहीं पाया। इसका प्यार उसका ड्यूटी बन गया था। उसका पहला काम था अपने पति को सुरक्षित महसूस करवाना। वांग यीबो शाहजहां को सुरक्षित महसूस करवाना चाहता था। उसने प्यार से अपने हाथ शाहजहां के चेहरे पर रखा और उसके आंसुओं को साफ किया। तुझी, मेरे प्यारे तुझी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी उन लोगों के पास नहीं भेजूंगा। फिर ईवो बहुत प्यार से शाहजहां को किस किया। ये किस उसके होठों पर नहीं बल्कि उसके दिल पर था। एक प्यार भरा किस था जो सारे डर को दूर करने की ताकत रखता था। वांग यीबो ने अपने गर्म हाथों से शाहजहां के चेहरे को थाम लिया, उसके माथे को अपने माथे से जोड़ा। उनकी सांसों की गर्मी एक हो गई। उसने बहुत धीरे धीरे शाहजहां के होठों को अपने होठों से छुआ। पहले सिंपल किस था, फिर उसने अपने प्यार को किस में उतारना शुरू कर दिया। शाहजहां ने आंखें बंद की और उसका डर कम हो गया। वांग यीबो ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका हर आलिंगन एक कसम था कि यीबो जान को कभी भी आग और पानी के बीच नहीं छोड़ेगा। फिर दोनों इंटीमेट भी हो गए। उस रात उनका इंटीमेट होना सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि ईवो का वादा था कि वो हमेशा जान के साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया कितनी भी भयानक क्यों न हो। उसने अपने प्यार की गर्मी से शाहजहां के सारे जख्म और डर को भर दिया। शाहजहां ने भी अपने पूरे डेडिकेशन के साथ ईवो को प्यार किया, क्योंकि उसके लिए ईवो ही उसका दुनिया है, उसकी पहचान है और उसका अंजाम है, मतलब डेस्टिनी है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण उसके रूम में आई। ईवो जगा और उसने अपने बगल में जान को देखा, जो एक छोटे बच्चे की तरह अपने पति के बाहों में सोया हुआ था। उसका चेहरा शांत और सुंदर था। ईवो ने अपने दिल में संकल्प किया, वो तुझी की मर्जी के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन ई की जिंदगी का इंसाफ जरूर करेगा। उसने फैसला किया कि वो पुलिस को नहीं बुलाएगा, लेकिन ई की मदद जरूर करेगा। वो उस नकली शाहजहां से खुद लिपटेगा और ई के बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देगा। प्यार और जिम्मेदारी का ये नशा ईवो के सर पर चढ़ चुका था। अब वो सिर्फ एक किसान और एंटरटेनर नहीं था, बल्कि एक पति था जो अपने प्यार की हिफाजत और जो अपने भाई के इंसाफ के लिए कुछ भी कर गुजर सकता था। शादी की अगली सुबह जब सूरज पूरी तरह से गांव पर छाया, तो ईवो ने अपने नया पति शाहजहां को सोते हुए छोड़कर ही तुरंत अपने भाई ई के पास पहुंचा। उनका अकेले में मिलना जरूरी था। ईवो ने दूसरे दिन ई से बात किया। ई का पेशेंट अब टूट चुका था। उसके अंदर का दर्द और अकेलेपन उससे खाए जा रहा था। जैसे ही उसने अपने बड़े भाई को देखा, ई अपने भाई को हक करके बहुत रोया। भाई, अब बहुत अच्छे हो। मैं आपको ऐसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाया। ई ने सिसकते हुए ये सब कुछ बोला। ईवो ने उसे मजबूती से थामा। उसका दिल टूटा हुआ था, ये देखकर जिस भाई को वो सबसे ज्यादा खुश देखना चाहता था, वो कितने गहरे दर्द में था। बस मेरे लिटिल लैन, अब रोना बंद करो। तुमने जो भी छुपाया मेरे भलाई के लिए छुपाया, मुझे पता है, ईवो ने प्यार से कहा। ईवो थोड़ी देर शांत रहकर शाहजहां की कहानी और ई की प्रेगनेंसी के बारे में बात की। ईवो ने अपना फैसला सुनाया। पुलिस नहीं, लेकिन हम इंसाफ जरूर करेंगे। हम इस धोखेबाज को बाहर निकालेंगे ताकि तुम और तुम्हारा बच्चा शांति से जी सके। ई को और ईवो को लग रहा था ये जो डुप्लीकेट है बिल्कुल शाहजहां की तरह दिखता है। क्या ये मिस्टर शाह के नाजायज बच्चा है? हो भी सकता है, शायद ये शाहजहां का ही भाई है जो बदला लेने आया हो। कोई कारण है, कुछ तो बात है। तीनों को तो ये डुप्लीकेट शाहजहां का भाई ही लग रहा था। सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया। उस प्लान में खतरा था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उनका मकसद था नकली शाहजहां को गांव के करीब के सुनसान जगह पर बुलाना और उसे पकड़कर मजबूर करना कि वो अपने क्राइम को कबूल करे। वांग यी ने तय किया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को यूज करेगा। ई ने अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट और बच्चे की सोनोग्राफी की तस्वीर एक खाम में रखा और साथ ही एक चिट्ठी भी लिखी जो बहुत ही भड़काने वाला था। वांग यी ने ये सब आइटम्स कुरियर करके भेज दिया शाओ मेंशन में, जहाँ अभी शाहजहां की डुप्लीकेट रह रहा है। जब शिनशाओ को कुरियर मिला तो अपने मेंशन के ऑफिस रूम में बैठा हुआ था। उसने पहली बार वांग ई के नाम से आए हुए खाम को देखकर हैरानी महसूस की। जब उसने रिपोर्ट और तस्वीर देखी तो उसके होश उड़ गए। उसके कंधे पर एक नई और भारी जिम्मेदारी आ चुकी थी, उसका अपना खून, उसकी फैमिली। शिनशाओ को चिट्ठी पढ़ के बहुत गुस्सा आया। चिट्ठी में लिखा था, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं बच्चा गिरा दूं? जवाब देने से पहले एक बार सोच लेना। और एक बात, मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, तुम जो भी हो, मेरे बेबी का बाबा, मेरा बेस्ट फ्रेंड शाहजहां अभी मेरे साथ ही है। अगर तुमने मिलने से मना किया तो मैं शाहजहां को लेकर सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। इस पते पर आ जाना अकेले। इस समय पर शिनशाओ का चेहरा लाल हो गया। ई की हिम्मत देखकर वो हैरान था, लेकिन रियल शाहजहां का नाम सुनकर उसके रग रग में गुस्सा दौड़ गया। उसका राज अब खतरे में था। उसका नाम और दौलत दोनों जाने का डर था। शिनशाओ अब गुस्से में आ गया था। वो तुरंत बाथरूम गया और अपने चेहरे को ठंडी पानी से धोया। फिर 2 बॉडीगार्ड को रेडी किया। उसे मिलने के लिए जो वक्त दिया था वहां वो पहुंच गया था, लेकिन अकेला नहीं गया था। शिनशाओ के 2 लोग दूसरी कार में थोड़ी दूर पर वहां आ गए थे और छुपे हुए थे। ईवो ने जुगाड़ से
एक पुरानी खोली को चुना था जो गांव से थोड़ा दूर था। तीनों वहीं पर छुपे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। शाहजहां डर के मारे कांप रहा था और ये की आंखों में भी डर था, लेकिन उसी के साथ हिम्मत भी था। शीन शाओ अपने पहले कार से उतर कर खोली के अंदर आया। उसने ई को देखा जो अकेला खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की? शीन शाओ ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, लेकिन वो अपना अगला शब्द नहीं बोल पाया। ई वो पीछे ही छुपा बैठा था। उसने सिमय देखा और अपने हाथ में रखा हुआ एक बड़े लकड़ी के डंडे से पीछे से शिनशाओ के सर पर जोर से वार किया। जोर से आवाज हुई। शिनशाओ को डंडा मार के शिनशाओ को ठंडा कर दिया ईवो ने। मतलब शिनशाओ सीधा बेहोश हो गया और वो धरती पर गिर गया। ये जान और ईवो को एक पल के लिए लगा उन्होंने शिनशाओ को पकड़ लिया है और अब पुलिस के हवाले भी कर देंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी कार से आए हुए दो बड़े और स्ट्रॉन्ग गार्ड तुरंत खोली के अंदर आए। उन्होंने सिचुएशन को संभालते हुए तीनों को घेर लिया। उन बॉडीगार्डों ने तीनों को पकड़ लिया। ईवो ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन दो मजबूत गार्ड के आगे उसकी एक नहीं चली। ई और जन डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। एक गार्ड आकर शिनशाओ को होश में लाया। शीन ने दर्द से अपने सर को पकड़ा और जब उसे समझ में आया कि उसे धोखा मिला है तो उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट नहीं बल्कि इविल गुस्सा भरा हुआ था। शिनशाओ ने जब शाहजहां की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान आई। अच्छा हुआ तुम मेरे पास खुद चले आए शाहजहां, उसने धीरे से लेकिन हार्शनेस से ये सारी बात कहा। मुझे तुम्हें मारने में आसानी होगा। उसके बाद उसकी आवाज तेज हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को मेरे सच्चाई के बारे में पता चले। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस किसान पति को यही खत्म कर दूंगा। शिनशाओ का पहला टारगेट शाहजहां था। उसने अपने हाथ जोर से शाहजहां के नेक की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके बीच में वांग इबो आ गया। इबो जिसे दो लोगों ने पकड़ के रखा था जान की बाजी लगाकर छूट गया और बीच में कूद पड़ा। इबो और शीन में बड़ा बड़ा फाइट हुआ। ढिशुम ढिशुम। इबो एक किसान था, उसके हाथों में मजबूती थी, लेकिन शिनशाओ एक शार्प फाइटर था। उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली हुई थी। उसकी लड़ाई रॉ और तेज थी। शिनशाओ ने ईवो के पेट पर तेज घुसा मारा और ईवो गिर गया। शिन तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाया और ईवो को पैर से धक्का मार के साइड कर दिया। दोनों गार्ड खड़ा होकर अपने बॉस शिन क्या पावर देख रहे थे। उन्हें बीच में आना मना था, क्योंकि शिन अपना गुस्सा खुद उतारना चाहता था। शिन अब जान के सामने था। जान डर के मारे सिसक रहा था। शिन ने एक हाथ से जान का गला पकड़ लिया। उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं थी। शाहजहां काफी छटपटा रहा था। उसकी आंखें बाहर आने लगी थी और उसकी सांस रुक रही थी। दो गार्ड ने ईवो को पकड़ रखा था ताकि वो अपने पति को बचाने ना जा सके। ये सारी चीजें ई सहन नहीं कर पा रहा था। चलिए, पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। सेकंड सीजन के लिए कमेंट कीजिएगा और स्टोरी कैसा लगा ये भी बताइएगा। भरपूर लाइक देकर मुझे टॉपर बनाने की कोशिश कीजिएगा इस कंपटीशन में। चलिए चलती हूँ। बाय बाय लवर्स। टिंग टिंग। बहुत दिनों बाद टिंग टिंग करके मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत मिस किया था आप सभी को। अब आदत हो गई है स्टोरी टेलिंग की। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे। टिंग टिंग।